अच्छा देखो, एक्सरसाइज डी ये कि मिसलेनियस वाला है, ठीक है। मतलब इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिक्स्ड अप है। हम लोग को खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसमें हम लोग का परमुटेशन एप्लीकेबल होना चाहिए और किसमें हम लोग का कॉम्बिनेशन होगा, या दोनों होगा, वो भी हो सकता है, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक डिफरेंस क्या होता है? परमुटेशन अबाउट सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन ओनली सिलेक्शन, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मुझे तुम तीनों के साथ फोटो लेना है, ठीक है, तो कैसे ले सकते हैं? या तो तुम्हारे साथ तो एक वे, उसके साथ एक वे, तुम्हारे साथ एक वे, ठीक है। तो तीन वे हो गया, ये हो गया सिलेक्शन। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम जिसके साथ फोटो लेंगे वो मेरे राइट हैंड साइड में आएगा, ठीक है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी आ सकता है, हम लोग ऐसा करके सोचेंगे, तो फिर तुम लोग एक जन के साथ मेरा दो दो कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया? परमुटेशन, अगर ऑर्डर मैटर करेगा कि मुझे लेफ्ट साइड के साथ लेना है कि राइट साइड के, ठीक है। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मेन डिफरेंस है, जहां पर ऑर्डर भी मैटर। सिलेक्ट तो हर एक कंडीशन में करना है, परमुटेशन बनाओ तो भी सिलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन करो तो भी सिलेक्ट करना है, लेकिन सिलेक्शन के साथ अगर हमें अरेंजमेंट भी यानी ऑर्डर मैटर करेगा तो परमुटेशन, नहीं करेगा तो कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसी बेसिक डिफरेंस के साथ हमें करना पड़ेगा। तो जैसे देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किया था? 4 तक किया था, ठीक है। नहीं सॉरी, 3 तक किया था। अभी हम लोग 4th नंबर से करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, बोल रहा है कि 8 गेस्ट हैव टू सीटेड 4 ऑन ईच साइड ऑफ ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल, ठीक है। रेक्टेंगुलर टेबल के दोनों साइड में, ठीक है, जैसे ये स्क्वायर टाइप रेक्टेंगल बोल सकते हो, इसके दोनों साइड, या फिर तुम लोग जैसे इधर और उधर अगर हम लोग चार चार चेयर लगा दे, ठीक है, वैसे बैठना है। दो पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सीट ऑन वन साइड ऑफ द टेबल, ठीक है। दो पर्टिकुलर गेस्ट ऐसा सोच रहे हैं कि वो दोनों एक ही साइड बैठेंगे और बाकी 3 ऑन द अदर साइड, ठीक है। बाकी तीन एक साइड बैठेंगे। द नंबर ऑफ वेज इन विच द सीटिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड। हम समझाते हैं क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर सपोज ये एक रेक्टेंगुलर टेबल है, ठीक है। अच्छा, इस टेबल के इधर 4 चेयर बनाते हैं, देखो ऐसे, ठीक है। इधर 4 चेयर, 1 2 3 4, ठीक है। इधर 4, 1 2 3 4। पहला तो यही बोला है, 4 लोगों को हमें ऐसे करके क्या करना है? बैठाना है, ठीक है। 4 लोगों को हमें ऐसे बैठाना है, तो ऐसे अरेंजमेंट होगा। अब 4 लोग कौन कौन है? हम लोग अपने हिसाब से कुछ नाम यूज कर लेते हैं, ठीक है। हम रैंडमली ABCD ऐसा नाम यूज कर रहे हैं, तो ABCDEF, ABCDEF। और कितने लोगों को लेना पड़ेगा 8 होने के लिए? टोटल 8 लोग हैं तो जी एच तक ना, ठीक है, तब 8 लोग हो जाएगा। अच्छा, अब कंडीशन क्या बोला है कि कोई भी दो पर्सन, अब देखो क्वेश्चन में कंडीशन क्या बोला है, ये तो मैंने 8 गेस्ट को चार को एक साइड, चार को एक साइड का पूरा अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है। अब दो पर्टिकुलर गेस्ट है, वो बोल रहे हैं कि हम लोग एक ही साइड बैठेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें से कोई भी दो पर्टिकुलर गेस्ट को मान लेते हैं कि वो एक साइड बैठना चाहते हैं, कोई भी हम दो नाम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो BC, ठीक है, ये अच्छे दोस्त है, ठीक है, ये अच्छे फ्रेंड है, बोल रहे हैं कि हम लोगों को इधर बैठा लो, इधर बैठा लो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें एक ही साथ बैठना है, ठीक है। अब हम लोग इसको यहां भी लिख सकते हैं BC को, या फिर इधर भी लिख सकते हैं। अब देखो हम अगर मानते हैं कि BC इधर जाएगा, तुम लोग चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो कैसे होगा? BC यहां बैठ सकता है, ठीक है, ऐसे, या फिर दूसरा ऑप्शन BC ऐसे भी बैठ सकता है, ठीक है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन BC ऐसे भी बैठ सकता है, ठीक है। तो हमें किसी भी एक तरीके से सोचना पड़ेगा, कोई भी एक ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं। BC यहां बैठ सकता है, या फिर BC ऐसे बैठ सकता है, या फिर BC ऐसे बैठ सकता है, इसमें से कोई भी एक कंडीशन होगा। अब तुम लोग अगर सोचोगे कि BC क्यों है, वो तो मैंने अपने मन से लिया, तुम लोग A भी ले लो, ठीक है, कुछ और ले लो, कोई भी दो जन बोल रहे हैं ऐसा कि हमें एक साथ ही बैठना है, ठीक है। अब वो दो कौन है? वो तो हमें नाम तो नहीं बोला है, अगर बोल देता कि मिस्टर A मिस्टर B तो हम वहां पर वैसा नाम ले लेते, ठीक है, हम अपने मन से लिए हैं। और एक चीज बोला गया है
कि अदर साइड में 3 ऐसे लोग हैं जो कि एक साथ बैठना चाहते हैं। ये देखो, वन साइड ऑफ द टेबल एंड 3 ऑन द अदर साइड। 3 लोगों का ये है कि हम लोग एक साथ बैठेंगे। वो 3 किसको मानोगे? कोई भी 3 मान लो, लाइक EFG, ये मान लो ये 3 एक साइड बैठेंगे, तो BC अगर इधर बैठेंगे तो EFG इधर बैठेंगे, और अगर हम लोग EFG को इधर लिखेंगे तो BC को इधर लिखेंगे, कोई भी। तो अगर मैंने BC का इधर ऑप्शन दिखा है तो EFG कैसे बैठ सकता है? या तो ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा अगर इधर होता है। और अगर इधर होगा तो ऐसे EFG, या फिर कैसे होगा EFG, या फिर ऐसे भी हो सकता है EFG, ठीक है। तो कोई भी एक सिचुएशन हो सकता है। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी एक तरीके से इस सिचुएशन को ड्रॉ करना पड़ेगा। हम ऐसा एजम्पशन ले लेते हैं, ठीक है, एजम्पशन नहीं, देखो कोई भी एक तरीके से करना है। मान लो बी यहाँ बैठ रहा है, ठीक है, सी यहाँ बैठ रहा है, तुम लोग कोई और भी ड्रॉ करोगे आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बी है, ये सी है, ठीक है। अच्छा, ऑपोजिट साइड में हम लोग EFG को बोल रहे हैं बैठने के लिए, ये इधर मूव करेंगे ना, इधर EF और G, मैंने ऐसे लिखा है। तुम लोग अगर किसी और तरीके से भी लिखोगे चलेगा, लेकिन कंडीशन क्या तुम लोगों को रखना है? कंडीशन ये रखना है कि ये एक साथ ही बैठेंगे। अब इधर लिख लो, या ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख लो, ठीक है। और EFG का ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, दूसरा बात है, क्या BC ऐसे लिखना मैंडेटरी है या हम CB भी लिख सकते हैं? क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है? CB भी लिख सकते हैं। तुम लोग मान लो दोनों एक साथ बैठना चाहते हो, सोमू और रूपंकर एक साथ बैठना चाहते हैं। अब सोमू इधर और रूपंकर इधर बैठेगा तो भी चलेगा, ये इधर रूपंकर आ जाएगा, इधर सोमू आ जाएगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ऐसा तो नहीं बोला है कि किसको राइट में बैठना है किसको लेफ्ट में, ऐसा तो कोई कंडीशन है नहीं। तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारा परमुटेशन भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ऑर्डर मैटर करेगा। BC भी एक अरेंजमेंट हो सकता है, CB भी एक अरेंजमेंट हो सकता है। और हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उन 2 गेस्ट को चुनना पड़ेगा जो बेस्ट फ्रेंड है, और वो 3 गेस्ट को चुनना पड़ेगा जो वो 3 बेस्ट है, ठीक है, मतलब बेस्ट फ्रेंड है, मान लेते हैं बेस्ट फ्रेंड है, तभी बोल रहे एक साथ बैठेंगे, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आया, ठीक है। अब बेस्ट हो या ना हो, बोल तो रहे भाई एक साथ ही बैठेंगे। अच्छा, अब ये दोनों को जो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करके सिलेक्ट करेंगे? कितने में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बोलो यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 2। अच्छा, नहीं, थोड़ा सा अलग होगा। इसको पार्ट 1 देते हैं, इसको पार्ट 2 देते हैं, 2 तरीके से, मतलब इसको एक बार बनाएंगे, इसको एक बार बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इधर देखो, 8 में से 2 नहीं, हम लोग को पहले इधर लोगों को बैठाना है, फिर इधर लोगों को बैठाना है, ठीक है। हम लोग पहले 4-4 लोगों में डिवाइड करेंगे। इसको एक साथ करने जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। 8 भी ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करें? पहले इधर बैठा लेते हैं, फिर इधर बैठा लेंगे, या फिर पहले इधर बैठा लो फिर इधर बैठा लो, बात एक ही है, ठीक है। तो 4-4 लोगों के हिसाब से सोचो, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग इधर 2 लोगों को सेट कर रहे हैं तो कितने में से कितने लोगों को लेना पड़ेगा? हाँ, 4C2, ठीक है। अब ये 4C2 मतलब वो 2 पर्सन जो एक साथ बैठना चाहते हैं, अब वो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, तो परमुटेशन लगेगा इसमें, तो 2P2, और ये दोनों सिचुएशन एक साथ होना चाहिए, इसीलिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। पहले देखो, फिर से बोल रहे हैं, हम लोग इधर 4 लोगों को बैठेंगे, इधर 4 लोगों को, ठीक है। इधर 4 में से उन दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं जो एक साथ बैठेंगे। अब तुम लोग सोच रहे हो 2 क्यों, 3 नहीं क्यों कर सकते? कर लो, तो ये पार्ट इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, एक ही बात है ना। किसी भी एक तरीके से ही तो करना है, आंसर तो हमारा एक ही आएगा, मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है। तुम लोग यहाँ 3 लोगों को लिख लो, इधर 2 लोगों को लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह कोई भी एक तरीके से ड्रॉ करके कर सकते हैं। तो पहले यहाँ जो 4 लोगों को हम लोग सोच रहे हैं बैठाएंगे, उनमें से उन दोनों को ले लिया जो कि बोल रहे भाई एक ही साथ बैठना है, और वो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, एक साथ बैठेंगे, लेकिन ए बी मोड में भी बैठ सकते हैं, सॉरी BC मोड में भी बैठ सकते हैं, और CB मोड में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, ये तीनों को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन है ना। अब फिर ये इधर 4 में से कितने लोगों को लेना है? 3, तो क्या होगा? 4C3। और क्या ये तीनों अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, EFG ऐसे भी बैठ सकते हैं, FEG GFE ऐसे करके, तो इनटू क्या हो जाएगा? 3P3। इसमें परमुटेशन लगेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया? उन 5 लोगों को बैठा दिया जिनका ऐसा कुछ कंडीशन था कि भाई एक ही साथ बैठना है, इधर 3 और इधर 2, टोटल 5 लोगों का यहाँ पर जो है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट हो चुका। अच्छा, अब जगह कितना बचा और लोग कितने बचे? 3। 3 ही तो बचे ना, 5 को तो ये देखो ना, 5 लोग बैठ गए हैं, बच्चे कितने लोग? 3। नाम क्या है? A B C तो हो गया मेरे हिसाब से, D
और H, ठीक है, ये तीन हमारे हिसाब से बचे हुए। इन तीनों को, ये तीनों में से कहीं पर भी बैठा है, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये तीनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, साथ ही साथ अरेंज भी तो करना पड़ेगा। मतलब हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं भाई A इधर बैठ जाओ, D इधर बैठ जाओ, H इधर बैठ जाओ, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं D यहाँ बैठो, A यहाँ बैठो, H यहाँ बैठो, या फिर H यहाँ बैठ जाओ, D यहाँ बैठ जाओ, A यहाँ बैठ जाओ। तो परमुटेशन होगा ना, क्योंकि इसका अलग अलग ऑर्डर हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो तीन लोगों का अरेंजमेंट है उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये तीन लोगों का अरेंजमेंट को कैसे दिखाएंगे। हाँ, 3p3, ये तीनों जगह के लिए क्या हो जाएगा, 3p3। अब मैंने जैसे ड्रॉ किया, मेरा ये तीन जगह निकला। तुम लोग अगर ये दोनों को इधर शिफ्ट करवाओगे, करवा दो, तो तुम लोग का यहाँ पर ऐसे तीन जगह मिलेगा। ठीक है, तुम लोग जैसा ड्रॉ करना चाहते हो, किसी एक तरीके से तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जैसे भी समझो, बात एक ही है। बीसी को इधर लिख सकते, मिडिल में भी लिख सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम, तो इधर इधर जगह खाली रहेगा। और बीसी को इधर लिखोगे तो उधर जगह खाली रहेगा। बात एक ही है, बचेगा तीन ही जगह। अब तीन जगह ऐसे भी बैठ सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ बीसी लिखा है, बीसी को तो यहाँ भी लिख सकते हैं ना, तब तीन जगह यहाँ एक मिलता है, यहाँ एक मिलता है, यहाँ एक मिलता है, लेकिन उससे आंसर में कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, पर्सन तो तीन ही बचेंगे। तो यहाँ पर अब ये सारे कंडीशन क्या होने चाहिए एक साथ, तभी तो 8 लोगों को हम लोग बैठा सकते हैं। तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो पार्ट 1 में क्या है, 4, मतलब सारे मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4c2 इंटू 2p2, ये पहला वाला। हाँ, और फिर ये 4c3 इंटू 3p3। ठीक है, और बाकी जिनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कहीं भी बैठा तो वो बैठ जाएंगे, दैट इज 3p3। अब इसका तुम लोग को करना है कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग शॉर्टकट में करेंगे। 2 into 1, 4 into 3। अच्छा, 2p2 का होता है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, शॉर्टकट 2p2 का अगर याद नहीं है तो देखो, फॉर्मूला क्या होता है, 2 - 2 ऐसे हो जाएगा। npr कैसे होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, तो वैसे ही होगा। और 0 फैक्टोरियल हम लोग का 1 होता है, इसलिए मैंने बोला था जब भी npn होगा, n फैक्टोरियल है ना, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये याद रखोगे तो जल्दी होगा, नहीं तो लिखने में क्या होता है ना, हमारा टाइम चला जाता है। अच्छा, 4c3 को कंप्लीमेंट्री चाहो तो कर सकते हो, जल्दी होगा। 4c3 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, 4c1। ठीक है, 4c1 कंप्लीमेंट्री मतलब तीन चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब होता है एक को सिलेक्ट नहीं करना, तो वो उसका कंप्लीमेंट्री कर सकते हो, या फिर ऐसे भी सॉल्व करके देख सकते हो। 3p3 अगेन 3 फैक्टोरियल, 3p3 अगेन 3 फैक्टोरियल। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 6 into 2, 6 into 2 फैक्टोरियल यानी 2 into 1, 4c1 का हम लोग लिखेंगे 4/1। तुम लोग अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हम जैसे करें वैसा करना जरूरी नहीं है, लेकिन जिसमें जल्दी होगा वही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। 6 into 2 into 4 into 6 मेरा तो हाँ 1728 आया। देखो 1728 आना चाहिए कैलकुलेट करके। आ गया 1728। फाइन, क्या ना, कैलकुलेशन को कौन कहने भूले से बोलो। सेकंड में तो बेटा कितने वाली 4c और बेटा 4 into 3 into 2 डिवाइड बाय 3। হ্যাঁ ওটাও করতে পারো, তাহলেও একই ব্যাপার। তুমি কমপ্লিমেন্টারিটা যখন ভিডিওটা দেখতে দেখতে কমপ্লিমেন্টারিতে পৌঁছে যাবে, তখন বুঝতে পারবে যে ওটা করার বেনিফিটটা কি। তাহলে তোমাকে ওই যে তুমি 4 3 2 1 করছো, নিচে 3 2 1, আমি তো 4/1 করলেই আমার হয়ে গেল না। টাইম বাঁচাতে হবে তো, নালে তুমি শেষ করে আসতে পারবে। शॉर्टकट तो सीखना पड़ेगा ना, लिखने वाला तो है नहीं हम लोग का, एमसीक्यू। इसीलिए इसीलिए কমপ্লিমেন্টারি सीखना जरूरी है। কমপ্লিমেন্টারিটা আমি বলে দিচ্ছি, কিছুই না, তিনটে জিনিস সিলেক্ট করার মানে হচ্ছে ওই যে বাংলাতে আমরা হ্যাঁ বাচক না বাচক পড়েছো কখনো, মানে মানে আমি এটাকে কি বলবো, মানে এ একজন ভালো ছেলে, ঠিক আছে, ও খারাপ ছেলে নয়, ঠিক সেরকমই আমি যদি 4c3 করছি, তিনটে জিনিস সিলেক্ট করছি, মানে আমি একটা জিনিসকে সিলেক্ট করছি না, তাহলে 4c3 এর আনসার যেটা হবে, মানে তিনটে জিনিস সিলেক্ট করার আনসার যেটা হবে, একটা জিনিসকে সিলেক্ট না করার উপায়ও অতগুলোই হবে। ঠিক আছে, সেই জন্যই 4c3 কমপ্লিমেন্টারি হচ্ছে 4c1। এটা করার আর কোনোই কারণে, এটা করলে আমরা ফার্স্ট করতে পারবো। নাহলে এই দেখো না, এটা 3 বলে তুমি ভাবছো, এটা যদি এখন এরকম হতো না 52c51, তাহলে কি এতগুলো লিখবো আমরা? তাহলে এটার কমপ্লিমেंट्री, इसका कम्प्लीमेंट्री करेंगे क्या होगा 52c1
देखो जल्दी कैलकुलेशन होगा कि नहीं। अगर हमें बोल दिया एमसीक्यू में ऐसा दे सकता है, अब क्या हम लोग 51 से लेके 1 तक लिखें? হ্যাঁ তো আমার দরকারই না, আমি কমপ্লিমেন্টারি করবো। আমার হয়ে যাবে 51টা জিনিস সিলেক্ট করার মানে হচ্ছে একটা জিনিসকে রিজেক্ট করা, ঠিক আছে। अच्छा चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा इसमें क्या बोला है, देखो बोल रहा है एक क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 6 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन के पेपर में 6 क्वेश्चन है, तुम लोग तो एग्जाम देते ही हो, पता है। ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव, हर एक क्वेश्चन में एक ऑल्टरनेटिव है, मतलब या तो ए कर लो या तो बी कर लो। मान लो ऑप्शन ए बी के हिसाब से क्वेश्चन, तो ये कर लो। द नंबर ऑफ वेज एन एग्जामिनी कैन आंसर 1 और मोर क्वेश्चन, आंसर 1 और मोर क्वेश्चन, एक या उससे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दे सकता है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को बोला है हम लोग के पास टोटल 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ठीक है। ये मान लो, ठीक है, ये पूरा एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें हम लोग के पास 6 क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का हमारा एक ऑल्टरनेटिव है, मतलब क्वेश्चन ए में 2 क्वेश्चन दिया है, सपोज क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी, ठीक है। क्वेश्चन 2 में भी 2 क्वेश्चन दिया है, ए बी, ठीक है। क्वेश्चन 3 का भी 2 क्वेश्चन है, ए बी। क्वेश्चन 4 में भी 2 क्वेश्चन है, ए बी। क्वेश्चन 5 में भी 2 क्वेश्चन है, ए बी। क्वेश्चन 6 का भी 2 क्वेश्चन है, ए बी, ठीक है। यही तो बोला है क्वेश्चन में। अब हमें बोल क्या रहा है, अब बोल रहा है देखो, ये देखो, अब बोल रहा है हमें क्या करना है, कितने तरीके से हम लोग एक या उससे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक या उससे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर देने का मतलब है या तो एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, या तो फिर 2 या 3 या 4 या 5 या 6। क्या 7 क्वेश्चन का आंसर दे सकते? नहीं। हमें बोला है एक या उससे ज्यादा क्वेश्चन का, ऐसा नहीं बोल रहा कि 2 ही क्वेश्चन का आंसर दो या 4 ही क्वेश्चन का, हमें बोला है एक या उससे ज्यादा क्वेश्चन का, ठीक है। तो एक या उससे ज्यादा क्वेश्चन का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एक आंसर दे सकते हैं, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में भी ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अंदर भी ऑप्शन है, कैसे बोलो। क्योंकि क्वेश्चन 1 में या तो हमें ए करना है या तो बी करना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में भी या तो ए करना है या तो बी करना है। क्वेश्चन 3 में या तो ए करना है या तो बी। क्वेश्चन 4 में या तो ए बी। 5 में भी सेम, 6 में भी सेम। अब मान लो कि हम लोग को अगर ये पोर्शन नहीं देता, ठीक है, मान लो ये अवेलेबिलिटी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का एक एक ऑल्टरनेटिव है, और हमें बोल रहा है कि 6 में से क्या करना है, एक या उससे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर देना है। तो तुम लोग क्या देते, 6 में से 6 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेते, तो 6 ही 6, या फिर यानी कि और ऑप्शन, ठीक है। तो वो क्या होता है, प्लस होता है। 6 ही क्या हो जाएगा 5, या फिर 6 ही 4, या फिर 6 ही 3, या फिर 6C2, या फिर 6C1। लेकिन यहाँ पर ये हमारा सोल्यूशन लेकिन पूरा नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये हम लोग का पूरा आंसर नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ए बी का भी तो ऑल्टरनेट है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो हम लोग ये आंसर देते तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी एक ऑल्टरनेट दे दिया है, ठीक है। अच्छा अब मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला लिखवाया था ऐसी चीजों का, उसका मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था कि 2 टू दी पावर n-1 कर सकते हैं, उसका लॉजिक बताते हैं आज, देखो कि क्यों होता है, तब ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आएगा। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा लिख लो तुम लोग नोट्स, नंबर ऑफ वेज of selecting some or all item from a set of n items. A, when there are two choices for each item. तो 2 to the power n-1. Second लिखो, when there are 3 choices for each item, तो 3 to the power n-1. ये लिखो, फिर समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है।
ठीक है, देखो बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं सम और ऑल आइटम फॉर ए सेट ऑफ एन आइटम, जिसमें से ये वाला मैंने पहले बताया हुआ है तुम लोग को, लेकिन इसका लॉजिक सुनो। वो तो मैंने बताया था एन का वैल्यू क्या है, क्यों ऐसा होता है, टू क्यों होता है। एन का मतलब तो नंबर ऑफ थिंग्स, टू क्यों होता है, क्योंकि हम लोग एक चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हर एक सिलेक्शन में हमारा दो अल्टरनेट होता है। जैसे मान लो मुझे सिलेक्ट करना है, ये जो कितने सारे पेपर है यहाँ पर देखो, ये एक, ठीक है, दो और तीन, ठीक है। अगर मुझे ये तीन पेपर को सिलेक्ट करना है, एक या उससे ज्यादा, तो हम कैसे कर सकते हैं, या तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो इसको, या तो इसको, है ना, या फिर ये दोनों को, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका मतलब मेरे पास जब हम ये दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसको नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है कि हर एक सिलेक्शन में मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या हम इसे ले या ना ले, ठीक है। इस वजह से इसमें टू होता है, ठीक है, इस वजह से इसमें टू होता है। मतलब टू डिपेंड करता है कि कितने सारे ऑल्टरनेट है। लेकिन अगर हम लोग के पास तीन ऑल्टरनेट होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, थ्री। ये जो टू टू दी पावर एन और थ्री टू दी पावर एन है, ये इसलिए बना है। अगर हमारे पास दो ऑल्टरनेट होता है, जैसे फ्रेंड वाला एग्जांपल सोचो कि मान लो तुम लोग के तीन फ्रेंड है, ठीक है, ए बी और सी। तुम लोग अपने बर्थडे पार्टी में उनको बुलाना चाहते हो, किसी एक को या फिर दो को या फिर तीन को, तो तुम लोग कैसे लिखते थे, 3C3, तीनों को बुलाना चाहते हो, 3C2, कोई दो को बुलाना चाहते हो। हर एक दोस्त के लिए तुम लोग के पास दो अल्टरनेट है। ऐसा सोचोगे, ए को बुलाए या फिर ना बुलाए, यस और नो, ठीक है। बी को बुलाए या फिर बी को ना बुलाए, ठीक है। ऐसा ही सोचोगे ना, सी को बुलाए या सी को ना बुलाए। इसका जब रिजल्ट आ जाएगा तो पता चलेगा, अगर इसको भी हाँ बोल रहे हो, इसको भी हाँ बोल रहे हो, इसको भी हाँ, मतलब तीन में से तीनों को ही बुलाना चाह रहे हो। इसको सोचो दिमाग में ना बोल रहे हो, इसको हाँ बोल दिया, इसको हाँ बोल दिया, मतलब तीन में से दो को हाँ बोल रहे हो, ठीक है। और जब एक को हाँ बोल रहे हो, मतलब बाकी दोनों को क्या बोल चुके हो, ना। मतलब जब भी सिलेक्ट करते हो तो हमारे पास दो अल्टरनेट होता है कोई भी आइटम के लिए, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। ये जैसे ह्यूमन बीइंग है तो ये लिविंग आइटम है, ठीक है। लेकिन हम लोग के पास अब इसका आंसर क्या आएगा, जैसे 3C3 कितना होता है, 1 होता है ना, क्योंकि नीचे ऊपर भी 3 2 1 और नीचे भी 3 2 1, 3C3 1 हो गया। 3C2 कितना होगा, 2 × 1 और 3 × 2, 3 होगा। और 3C1 कितना होगा, 3, मतलब 3 + 3 6 + 1 7, ठीक है। ये मैंने ठीक किया, 3C3, हाँ ठीक है, तो किया 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 टू दी पावर में क्या होगा, 2 टू दी पावर n-1, क्योंकि हर एक का दो अल्टरनेट है। अब 2 टू दी पावर n मतलब तीन फ्रेंड है, 3 - 1, तो 8 - 1 कितना हो गया, 7। मैंने ये लॉजिक तुम लोग को बताया था, इसपे तुम लोग का एक क्वेश्चन भी था इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और एक फ्रेंड वाला भी क्वेश्चन था इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में फ्रिज और क्या रेफ्रिजरेटर बोला था, फ्रिज को, और वॉशिंग मशीन, ऐसा कुछ चूज का बात था, ठीक है। तो हर एक चीज में हमारा दो अल्टरनेट था। लेकिन अगर हमारे पास तीन अल्टरनेट होगा तो हमें 3 टू दी पावर n-1 करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग का कितना अल्टरनेट है, कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर तीन ऑल्टरनेट क्या है। हम लोग एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन वन के लिए कितना सारा ऑल्टरनेट है, देखो पहला बात है कि क्वेश्चन वन को सिलेक्ट करें या ना करें, ठीक है। और अगर सिलेक्ट करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक हमें आंसर देना है, तो तीन ऑल्टरनेट हुआ, सिलेक्शन करना है या नहीं करना है, ठीक है, दो। और ए बी में से कोई एक करना है, तीन। हर एक क्वेश्चन का तीन ऑल्टरनेट होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो। हमें क्वेश्चन वन करना है या नहीं करना है, ठीक है, और ए करना है कि बी करना है, तो हो गया तीन ऑल्टरनेट, ठीक है। इस तरीके से अब क्वेश्चन वन को, अब क्वेश्चन टू के लिए भी तीन ऑल्टरनेट, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन टू करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो ए करना है या फिर बी करना है, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास तीन, क्योंकि देखो 6 क्वेश्चन में से क्वेश्चन वन करना है या नहीं करना है। अगर क्वेश्चन वन को हम लोग हाँ कर रहे हैं तो ए को हाँ करना है कि बी को हाँ करना है, क्योंकि दोनों में से कोई एक को करना है, या फिर, और देखो अगर तुम लोग को लग रहा है दो ऑप्शन हो रहा है, दो नहीं तीन ही हो रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर वन को पहले बोलो यस और नो, ठीक है, एक ऑल्टरनेट। सेकेंड ऑल्टरनेट क्या हो गया, अगर क्वेश्चन नंबर वन को हाँ बोल रहे हैं तो कौन सा करेंगे, सेकेंड ऑल्टरनेट। और अगर क्वेश्चन नंबर वन को ना बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी तो हुआ ना, ये भी तो एक ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर वन को हम लोग ना बोल रहे हैं तो फिर दूसरा कोई क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कितना ऑल्टरनेट हो जाएगा, तीन ऑल्टरनेट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, तुम लोग शॉर्टकट में भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर दो चीज का ध्यान रखना है। पहले तो हमें
छह में से क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, फिर उसके अंदर ए करना है कि बी। जैसे तुम लोग के पास क्वेश्चन पेपर देगा तो पहले तुम लोग क्या सिलेक्ट करोगे कि कौन सा क्वेश्चन कर पाओगे, क्वेश्चन 1 2 3 4। अब फिर चेक करोगे कि मुझे अगर 1 करना है तो 1 में मुझे कौन सा सबसे ज्यादा अच्छे से आता है, ए आता है या फिर डी आता है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो सबसे पहले लिखो 6C1, ठीक है। मतलब अगर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, मतलब ये देखो कितना क्वेश्चन करने बोला है, 1 और मोर। तो हम लोग के पास क्या ऑप्शन होगा, एक 6C1, दूसरा क्या हो जाएगा 6C2, फिर क्या आएगा 6C3, ठीक है। और क्या आ जाएगा 6C4, 6C5, 6C6। तो मेरा तो यहाँ पर जगह नहीं होगा पूरा लिखने का, हम नीचे लिख रहे हैं, तुम लोग का जगह है तो साइड में लिख, ठीक है। ऐसे करके लिखेंगे तो हो जाएगा। चलो ऐसे 6C1, लेकिन तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ना है, हम बताएंगे क्यों, ठीक है। फिर ऐड करो 6C2, फिर यहाँ पर थोड़ा जगह रख दो, ठीक है। एक एक डेटा और भी लिखवाएंगे, समझाते हैं क्यों। 6C3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 6C4, फिर क्या हो जाएगा 6C5, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 6C6। ये हो गया छह में से कोई भी एक या उससे ज्यादा क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का कंडीशन, ठीक है। अब हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितने सारे ऑल्टरनेट है, दो। हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितने सारे ऑल्टरनेट है, दो। क्वेश्चन 1 के लिए दो ऑल्टरनेट, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं हम, पूरा मतलब थोड़ा सा लेंदी वे में दिखा रहे ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो। क्वेश्चन 2 के लिए कितना ऑल्टरनेट है, दो, ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोग क्वेश्चन 1 सिलेक्ट कर रहे हैं, 6C1 का मतलब एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना, ठीक है। जब एक क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे तो दो ऑल्टरनेट आएगा। कोई भी एक क्वेश्चन देख लो, अगर ये सिलेक्ट करते हो तो दो ऑल्टरनेट, ये सिलेक्ट करते हो तो भी दो ऑल्टरनेट, ठीक है। तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, दो ऑल्टरनेट होने से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऐसे 2 to the power 1, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 to the power क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग दो क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, मान लो ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, ठीक है। तो हम लोग के पास कितने सारे ऑप्शन होंगे, या तो ए बी कर ले, ठीक है। या तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इस क्वेश्चन से ए कर लिया, इस क्वेश्चन से ए कर लिया, सेकेंड, ठीक है। या फिर दोनों से बी कर लिया, थर्ड, ठीक है। या फिर पहले वाले से ए किया, दूसरे वाले से बी किया, फोर्थ। या फिर क्या हो सकता यहाँ पर, या फिर उल्टा हो सकता है, एक से बी किया, एक से हम लोगों ने ए किया, इस तरीके से। फिर से बोलते हैं, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले वाले ऑप्शन से ए कर लिया, दूसरे वाले से ए कर लिया, ऐसा कर सकते हैं। इससे बी कर लिया, इससे बी कर लिया, ऐसा कर सकते हैं। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक से ए और दूसरे से बी, ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग का चार ऑप्शन हो रहा है, मतलब यहां पर हो जाएगा 2 to the power कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये सिलेक्शन करने के बाद फिर से एक ऑल्टरनेट जनरेट कर रहा है, ठीक है। सेम तरीके से जब 6C3 होगा तो 2 to the power कितना होगा 3 होगा, ठीक है। और जब 6C4 होगा तो 2 to the power कितना होगा 4। और 6C5 होगा तो 2 to the power कितना होगा 5, ठीक है। और जब 6C6 होगा तो 2 to the power कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैलकुलेशन करके देखो क्या आंसर आ रहा है। 1, यहाँ पर 6, 2 to the power 1 मतलब 2, प्लस 2 into 1, 6 into 5, 2 to the power 2 मतलब 4, 6C3, 6 5 4 3 2 1, 2 to the power 3 प्लस 6C4 का यहाँ पर कंप्लीमेंट्री कर सकते हो, 6C2 हो जाएगा, तो 2 into 1, 6 into 5, हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। 2 to the power 4 और 6C5 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा 6C1, तो 1 होने से नीचे 1 और ऊपर 6, ठीक है। और लिखा नहीं मैंने, डायरेक्टली कर दिया, तुम लोग चाहो तो एक लाइन और लिख लो। 6C6 कितना हो जाएगा 1 into 2 to the power 6। देख लो कैलकुलेशन, कहाँ नहीं समझ में आया बोलो, कहीं अगर नहीं समझ में आए तो बोलो, कैलकुलेशन बता देंगे।
192, 240, 160, 60, 12, 7, हाँ 728। देखो सबका 728 आंसर आया। हम फिर से एक बार समझा देंगे। देख लो 728 आंसर आया कि नहीं, फिर से एक बार समझाएंगे क्वेश्चन को। नहीं आया किसी का तो बोलो। अच्छा 728 ऑप्शन नंबर कितना है? बी। ठीक है, और एक बार समझाते फिर शॉर्टकट वाला भी समझाते। एग्जाम में ऑप्शन से लिखना है कुछ हाँ बोलो। ये एग्जाम में मैथमेटिक्स क्वेश्चन में आंसर पेपर देगा तो उसमें सिर्फ ऑप्शन लिखिए। लिखना नहीं पड़ेगा, ऑप्शन के साइड में से गोला गोला रहेगा ABCD बोल के, हर क्वेश्चन उससे पेंसिल से भरना पड़ेगा उसमें, ठीक है। और वो बाहर नहीं जाना चाहिए, सर्कल के बाहर चला जाएगा तो फिर वो डिस्क्वालीफाई, मतलब वो आंसर नहीं माना जाएगा। उतने अच्छे से करना है। और रफ पेपर भी छोटा ही रहता है, उसी के अंदर ही रफ करते जाना। ज्यादा इतना बड़ा बड़ा मत लिख दो कि रफ पेपर ही मतलब कम पड़ जाए। एक्स्ट्रा उसी के अंदर छोटा छोटा करके करना है जितना है। क्वेश्चन है पेछो नहीं जेटा था और मध्य ही करता रफ कुछ नहीं मिलेगा, बस 3-4 ही मिलेगा। वो भी बहुत बड़ा पेज नहीं होता, OMR शीट होता है ना इसका, इसीलिए। 728 आया। देखो 12, 60, 160, 240, 192, 64 ये आना चाहिए। इसमें से देखो क्या गलत हो गया, इसलिए नहीं हो रहा। और इसका जो आसान सा जो तरीका है वो है 3 to the power n-1, उससे निकाल के देखो क्या आंसर आता है। फिर हम और एक बार क्वेश्चन को समझाते हैं। 3 to the power n-1 से भी करके देखो। 3 रहेगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n मतलब क्या है, जो मैंने लिखवाया उसमें पढ़ो। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सम और ऑल फ्रॉम ए सेट ऑफ n आइटम्स। तो कितने सारे आइटम में से हमें सिलेक्ट करना है? 6 क्वेश्चन पेपर्स में से। तो यहाँ पर 3 to the power 6-1 कितना होगा, चेक करके देखो। 728 आ रहा है। इसी को हमें करना है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ऑल्टरनेट है। अब मुझे बताने के टाइम पे थोड़ा सा मेरे से एक गलती हुआ, वो हम बताते। देखो ऑल्टरनेट कैसे हो रहा है, ये 2 to the power 1, ये तो तुम लोग को क्लियर हुआ होगा। 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, लेकिन ये 2 to the power 1 वाला मुझे लगता है और एक बार बोलना चाहिए। जब एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें 2 ऑल्टरनेट है, ठीक है। जब 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कितने ऑल्टरनेट है? देखो हम लोग क्वेश्चन 1 से एक ही कर सकते हैं, या तो ए या तो बी, ठीक है। अगर क्वेश्चन ए से ए, मान लो ये दोनों हम लोगों ने सिलेक्ट किया, तो ए क्वेश्चन 1 से अगर हम लोग ए ले रहे हैं तो क्वेश्चन 2 से क्या ले सकते हैं? ए या बी में से कुछ भी एक, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन 1 से ए लिया लेकिन क्वेश्चन 2 से बी ले लिया। और क्वेश्चन 1 से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन 1 से ये ऑल्टरनेट कर लिया हम लोगों ने, 1 2 3 4 होना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अच्छा यहां से भी ए ले लिया और यहां से भी ए ले लिया, वो तो मैंने किया है ना। अच्छा और क्या बाकी रह गया? बी भी है, बी भी। क्वेश्चन 1 से भी क्वेश्चन 2 से भी। अब इसका ऑपोजिट, क्वेश्चन 1 से बी और क्वेश्चन 2 से ए, यही होगा और नहीं होगा। यहां से 2 तो नहीं ले सकते ना, मैंने पहले बताते बताते बाई चांस गलती से मैंने ए भी दोनों यहां से कर लिया, तब 4 हो रहा है। और ये जैसे 2 to the power 3 मतलब 8 हो रहा है। कैसे हो रहा है? अगर 3 क्वेश्चन ले रहे हो, देखो ये 8 वाला बता देते हैं, बाकी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 3 लेते हैं, अब क्वेश्चन 1 से ए ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन 2 से भी ए ले लिया और क्वेश्चन 3 से भी ए ले लिया, ये एक ऑप्शन हो सकता है। या फिर 1 से भी बी ले लिया, 2 से भी बी ले लिया और 3 से भी बी ले लिया, ये एक हो सकता है, ठीक है। 2 ऑप्शंस। और क्या हो सकता है? मतलब ऐसा ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा आसान होगा। ए ए ए
बी हम 1 2 3 सीक्वेंस में ही ले रहे हैं, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसमें ए लिया इसमें बी ले लिया, ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसमें ए लिया इसमें ए लिया इसमें बी ले लिया, 1 2 3 4 और भी ऐसे 4 ऑप्शंस हो जाएंगे। और क्या होगा, यहाँ बी ले लिया, ठीक है, यहाँ पर ए और यहाँ पर ए, यहाँ पर बी ले लिया, यहाँ पर भी बी ले लिया, यहाँ पर ए ले लिया, 1 2 3 4 5 6 और भी 2 ऑप्शन होगा। और क्या हो सकता है देखो, बी ए बी, अच्छा बी ए बी बचा हुआ है तो वो लिख लेते हैं, इसमें से बी लिया इसमें से ए लिया और इसमें से बी लिया, और एक है कुछ ए बी ए, हाँ और कुछ नहीं होगा। देखो ऐसे 8 ऑल्टरनेट हो रहा है, ठीक है, ये जो हम लोग 2 टू दी पावर लिख रहे हैं ना, वो इस वजह से लिख रहे हैं, ठीक है, कि कितने सारे हमारे पास ऑल्टरनेट आ रहे हैं। अब ये 3 टू दी पावर n का क्यों ऑप्शन लिया, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन है, या तो हम लोग क्वेश्चन को सिलेक्ट करें या क्वेश्चन को सिलेक्ट ना करें, और ए बी में से कोई एक को सिलेक्ट करें, ठीक है, एक चीज को सिलेक्ट करने के लिए हाँ या ना 2 ऑप्शन, और ए बी में से कोई एक करना है वो एक ऑप्शन, तो टोटल 3 ऑप्शन। तो ये शॉर्टकट तो एग्जाम में इसी को करना है, लेकिन ये तभी कर पाओगे ना जब हम लोग इसका मतलब समझेंगे कि कहाँ हमें 3 लगाना है, नहीं तो ये तो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो आई होप कि अब समझ में आया होगा। 5th नंबर क्वेश्चन क्लियरली बोलो, समझ में आया क्यों हमारा 8 ऑप्शन हुआ, और इसके बाद ये जो 2 टू दी पावर 4 है, इसमें घर पे देख सकते हो कि कितने सारे ऑप्शन हो रहे हैं, लिख के देखोगे तो समझ में आए, लेकिन डिफिकल्ट होगा, 4 चीजों को लिखना उतना आसान नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब 6th नंबर देखो, जैसे मैंने बोला था 51C 31 इज इक्वल टू कितना होगा, ये वाला देखो बहुत ही आसान है, हम दिखाते हैं क्या लिखा हुआ। हाँ ये देखो 51C 31, इसका वैल्यू क्या होगा पूछा है क्वेश्चन में, बोलो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री से करो। हाँ 51C 20, कॉम्प्लीमेंट्री 31 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब कितने चीजों को रिजेक्ट करना, 20 माइनस करने से ही तो होगा ना, 51 माइनस 31, और ऑप्शन भी वैसे ही लगा रखा है देखो यहाँ पर ए, ठीक है, ये बी था, ये हम लोग का ऑप्शन ए हो गया 6th नंबर वाला। अच्छा अब 7th नंबर वाला देखो, 7th नंबर में बोला है द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड अपूर्णा सो दैट वावल्स एंड कॉन्सोनेंट अपीयर ऑल्टरनेट, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक वर्ड दे दिया है हम लोग को अपूर्णा, ठीक है, अब बोल रहा है कि इसे हमें वावल्स और कॉन्सोनेंट को अलग कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें अरेंजमेंट कुछ ऐसा बोला है, कॉन्सोनेंट अरेंजमेंट कैसे बोला है, ऐसे बोला है, या तो ऑल्टरनेट करके लिखना है, मतलब कितना सारा लेटर है पहले देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, चलो पहले अपूर्णा का ए वावल्स में जाएगा, पी कॉन्सोनेंट में जाएगा, यू वावल्स में जाएगा, आर कॉन्सोनेंट में जाएगा, एन कॉन्सोनेंट में जाएगा, ए वावल्स में जाएगा, ठीक है, ऐसे करके लिखोगे तो कुछ छूटेगा नहीं, कितना भी बड़ा हमें वर्ड दे दे। अच्छा अब हमें क्या बोला है, यहाँ 3 वर्ड है यहाँ 3 वर्ड है, तो टोटल कितने वर्ड बन गए, 6 वर्ड बन गए, ठीक है, सॉरी 6 लेटर बन गए, वर्ड नहीं ये तो लेटर हो गया ना। अच्छा अब हमें क्या बोला है कि हमें अरेंजमेंट करना है, इसका अरेंजमेंट नहीं रीअरेंजिंग बोला है, ठीक है, रीअरेंजिंग और अरेंजमेंट में फर्क क्या है, अगर तुम लोग वो कंप्यूटर वाला क्वेश्चन देखे होगे परमुटेशन में, अगर याद आ रहा है, अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट में फर्क ये होता है, अरेंजमेंट का मतलब होता है कि हमें सारे वर्ड को इंक्लूड करना है, जैसे मान लो हम लोग एक वर्ड ले लेते हैं कैट, ठीक है, तो इसमें अरेंजमेंट करेंगे तो CAT ये हो गया अरेंजमेंट, ठीक है, और यहाँ पर रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कैट के अलावा बाकी सब, ठीक है, अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट में फर्क ये हो गया, रीअरेंज मतलब ये इसमें कुछ चेंजेस करो, जितना तरीके का हो सकता है, अरेंजमेंट का मतलब सारे डेटा ले लो, ठीक है, जो भी हो सकता है, तो वैसे तो कैट का 6 अरेंजमेंट होता है, लेकिन अगर हमें बोले अरेंजमेंट 6 अरेंजमेंट होता है, और अगर पूछे रीअरेंजमेंट विदाउट कैट मतलब विदाउट द ओरिजिनल, तो 5 हो जाएगा विदाउट द ओरिजिनल वर्ड, ठीक है, तो कैट ये वाला मैंने कंप्यूटर वाला क्वेश्चन इसमें हम लोग का था। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमें रीअरेंज ही बोला है, और कैसे अरेंज करना है, वावल्स और कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट वे में चले, मतलब ऐसा हो जाएगा, पहला मान लो वावल्स तो दूसरा कॉन्सोनेंट, फिर वावल्स फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावल्स फिर कॉन्सोनेंट, बस इतना ही करना पड़ेगा, और एक करना पड़ेगा कि नहीं, 3 3 6 हो गया, या फिर ऐसा कर सकते हैं कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वावल, इसमें से कोई एक ऑप्शन हमें लेना पड़ेगा,
हमें तो वही बोला है ना, ऑल्टरनेट। देखो ये क्वेश्चन बोला है, हम लोगों ने अपने मन से नहीं किया। वावल कॉन्सोनेंट अपीयर ऑल्टरनेट, तो स्टार्टिंग फ्रॉम वावल्स होगा तो एंड कहां पर होगा, कॉन्सोनेंट में, और स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सोनेंट होगा तो एंड कहां पर होगा, वावल्स में। तो दो केस बन सकता है, ठीक है, दो केस बन सकता है, केस 1 और केस 2। अच्छा, अगर हमारे पास 3 वावल्स है और 3 प्लेसेस है, ठीक है। अच्छा, पहले ये बताओ इसमें हमारा परमुटेशन होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए? परमुटेशन, क्योंकि सिलेक्शन करने से नहीं होगा, अरेंजमेंट करने से। जैसे कैट का तो अरेंजमेंट ही हुआ ना, सिलेक्ट तो 3 लेटर कर रहे हैं लेकिन अरेंजमेंट कर रहे हैं, ऑर्डर मैटर करता है। जब वर्ड का बात आता है ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन मीनिंग मैटर कभी नहीं करता है, ना तो परमुटेशन में ना तो कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर परमुटेशन लगेगा फर्स्ट। तो इस केस में कैसे लगाएंगे, इसमें कितने सारे जो है वावल्स का है, वावल्स हम लोग का 3, ठीक है, और 3 ही हम लोग के पास प्लेस है, तो 3 प्लेस में 3 लेटर को हमें अरेंज करना है, तो 3p3 एंड मतलब इन टू कॉन्सोनेंट को भी तो लगाना पड़ेगा, तभी तो जाके पूरा इतना 6 लेटर वाला वर्ड बनेगा। कॉन्सोनेंट कितना है 3, तो उसमें भी क्या हो जाएगा 3p3। लेकिन यहाँ पर और एक चीज भी आएगा, जैसे तुम लोगों ने, मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था मुझे याद नहीं है, अगर हमारा लेटर रिपीट होता है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या एग्जाम्पल दिया था, लेकिन ये वर्ड देखो माँ, है ना, माँ। तो माँ के केस में अगर हम लोग माँ को अरेंज करते हैं, जैसे मैंने कैट बोला, अब इसमें कितना सारा अरेंजमेंट होगा, एम ए ए, ठीक है, ए एम ए, ठीक है, और क्या हो सकता है ए ए एम, सोच के देखो, और कुछ होगा? और तो नहीं होगा ना। अगर तुम लोग बोलोगे कि हम लोग ऐसे लिख देंगे ए फिर एम फिर ए, तो सेम ही हुआ। बात समझो, इसमें क्या हुआ है, ये रिपीटेशन वाला है, मतलब अगर वर्ड मेरा रिपीट कर रहा है, नॉर्मली 3 लेटर के केस में तो 6 अरेंजमेंट होता है। जैसे अभी मैंने तुम लोग को कैट वाला बोला, तो इसमें कितना अरेंजमेंट हुआ 6, क्योंकि इसमें सारे लेटर डिस्टिंक्ट थे। यहाँ पर डिस्टिंक्ट नहीं है ना, दो ए क्या है, एक ही जैसा, ए तो ए ही होता है, तो एक्चुअली अरेंजमेंट कितना होगा 3। और इसका मैंने फॉर्मूला क्या बोला था, लॉजिकली क्या होता है, देखो 3p3 करोगे तो 6 अरेंजमेंट, लेकिन एक्चुअली 6 अरेंजमेंट तो बन नहीं पाएगा, कितना हो रहा है, तो जितना लेटर रिपीट हो रहा है, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, उतने से डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि वर्ड था हमारा शायद कैलकाटा था, ठीक है, और वर्ड था कुछ कॉमर्स था, एग्जामिनेशन, मुझे याद नहीं आ रहा क्या क्या था, लेकिन ऐसा कुछ था, ठीक है। एक कैलकाटा था, मुझे जितना याद आ रहा है, शायद हमारे इसी में मिल जाएगा। ये देखो यही वाले पहला क्वेश्चन, ये देखो कैलकाटा एंड अमेरिका, ठीक है, इसे हमें रेशियो में अरेंजमेंट करना था, जहां पर कैलकाटा में हमारा मल्टीपल सी मल्टीपल टी मल्टीपल ए था। तो हमें क्या करना पड़ता है, सही अरेंजमेंट को फाइंड आउट करने के लिए जो भी लेटर या वर्ड जो भी हो हमारा रिपीट हो रहा है, लेटर वर्ड तो नहीं होगा, लेटर या नंबर, वो रिपीटेशन को हमें उतने से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 3p3 का आंसर क्या आ जाएगा 6, और उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3। तो इसको परफेक्ट आंसर लाने के लिए अगर रिपीटेशन होता है तो हमें उतने रिपीटेशन से डिवाइड करना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आया, ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं देख लो, क्योंकि एम ए ए, हाँ, अगर 3a होता, मान लो हम लोग माँ वर्ड को ऐसे लिख रहे हैं, तो नीचे हमें क्या देना पड़ता, तब ये 4 हो जाता, 4p4, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कितना देते नीचे 4 फैक्टर नहीं, तब हाँ 3 फैक्टर 3, हाँ 3 फैक्टोरियल देते, लेकिन ऊपर हमें क्या देना पड़ता 4p4। नॉर्मल जो सीखे वो करना ही है, लेकिन अगर मेरा कोई लेटर रिपीट हो रहा है, जितना बार रिपीट हो रहा है उतने से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर बताओ कौन सा लेटर रिपीट करेगा जब हम लोग ये सारे लेटर को यूज करके वर्ड बना रहे हैं, ए 2 बार, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल। तो इसके नीचे लिख दो, क्योंकि यहीं पर कर रहा है, अगर पूरे के नीचे लिखोगे तो भी मैथमेटिक्स में कोई फर्क तो जाने वाला है नहीं, इसमें नीचे लिख दो, एक ही बात आएगा, ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेट करो 3p3 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, अगेन 3p3 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 18। देखो मैंने इतना बार लिखा है, तुम लोग कैलकुलेटर पे चेक करके देख सकते हो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 3p3 3 फैक्टोरियल होगा, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 1, और नीचे फिर से 2 और 1, और ऊपर 3 2 1, हो गया 18। अच्छा, अब इसको भी बनाओ केस 2, अगर हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करेंगे वॉवल्स में एंड करेंगे, तो क्या आंसर होगा मुझे बताओ, तुम लोग करके मुझे बताओ।
टाइप 2 दो तरीके का हो सकता है ना, हमें तो बोला है ऑल्टरनेट, लेकिन ऐसा कहाँ बोला है कि भावल से ही स्टार्ट करो, बोला है ऑल्टरनेट, तो हम लोग कॉन्सोनेंट से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये भी तो एक ऑप्शन होगा। तो बोलो इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। सेम ही हो आंसर, क्योंकि एक ही कंडीशन तो लग रहा है, आंसर तो सेम ही होगा, क्योंकि देखो तीन कॉन्सोनेंट को अगर पहले करते हो तो 3p3, ठीक है, फिर से वही तीन वावल्स, ये सेम ही तो डेटा है, वावल्स में रिपीटेशन है, तो इसका भी आंसर हम लोग का घूम फिर के वही कितना आने वाला है 18। तो हम लोग अगर स्टार्टिंग फ्रॉम वावल्स करते हैं तो भी 18 वर्ड बना लेंगे, और स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सोनेंट करते तो भी 18 वर्ड बना लेंगे, यानी टोटल कितना बना सकते हैं, ऐड होगा 36, क्योंकि हम लोग ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे बस यही एक लौता ऑप्शन है, ऐसा तो नहीं है, स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से भी कर सकते हैं ना। तो अगर तुम लोग 18 लिख के आ जाओगे और बाई चांस अगर ऑप्शन में 18 रहा तो गलत हो गया, क्योंकि दोनों केस ही हमारे लिए एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, दोनों एक बात तो है नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सोनेंट एंड वावल्स, या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम वावल्स और एंड हो गया कॉन्सोनेंट में, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कौन सा आंसर होगा तब हम लोग का, ऑप्शन सी, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर तुम लोग को और एक चीज भी बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें बोला था क्या करने के लिए बोला था, रीअरेंज करने के लिए बोला था, ठीक है। रीअरेंज का मतलब ओरिजिनल वर्ड क्या हो जाएगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, तो क्या इसमें माइनस होगा, वैसे तो मैंने बता ही दिया ये आंसर सही है, तो क्या इसमें माइनस होना चाहिए, नहीं होगा, अच्छा क्यों नहीं होगा मुझे बताओ, नहीं ए दो बार है এরকম না, আমাদেরকে ভাওয়েলস দিয়ে শুরু কনসোনেন্ট দিয়ে শেষ বা কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু ভাওয়েলস দিয়ে শেষ এরকম वर्ड চাই, हम लोग को कैसा वर्ड चाहिए, भावल से शुरू कॉन्सोनेंट, भावल्स कॉन्सोनेंट भावल्स कॉन्सोनेंट, ऐसा वर्ड होगा तो ही ना लेंगे। मुझे एक चीज बताओ, जब हम लोग इसको अरेंज किए 18 18 इस पैटर्न में, तो क्या उसमें अपूर्ण आना पॉसिबल है, कैसे, नहीं है, अपूर्णा में देखो, अपूर्णा में नहीं, बात वो नहीं है, देखो ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा, जैसे अगर हम बोलेंगे कि कैट को रीअरेंज करो तो तुम लोग बोलो कितना होगा, 5, अभी तो मैंने सिखाया 5 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं ना 3p3, उसका आंसर लिखते हैं 3 फैक्टोरियल यानी 6, फिर उसमें से कैट को माइनस करते हैं। इसका मतलब जब हम लोग कैट का अरेंजमेंट करते हैं तो हम लोग कैट तो हमारे पास ओरिजिनल वर्ड है, इसके अलावा बाकी 5 ऑप्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये इसमें इंक्लूडेड, इसका मतलब नहीं है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं 3p3, हम लोग तो सारे लेटर को लेके कर रहे हैं, जैसे कैट का सारे लेटर को लेके कर रहे हैं, तो आंसर तो 6 आ रहा है, तो फिर इसमें क्यों नहीं है, सोचो ए क्या है, वावल या कॉन्सोनेंट, पी यू आर एन, हो गया गड़बड़, ऑल्टरनेट कैसे हुआ, नहीं हुआ ना, मतलब कॉन्सोनेंट आंसर सही दियो, हम वो गड़बड़ नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि इनका जो कंडीशन था वो तो ब्रेक हो गया ना, ये बोल रहे हैं कि भाई भावल कॉन्सोनेंट भावल कॉन्सोनेंट दोबारा कॉन्सोनेंट नहीं चलेगा, तो হ্যাঁ এটা তো এর মধ্যে হবেই না, না কাউন্টই হবে না। तो अगर ये इसमें इंक्लूड हुआ ही नहीं है तो फिर माइनस करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन नॉर्मली तो इंक्लूड होता है जब हम लोग सिर्फ फॉर्मूला लगाते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे कि कैट का हम लोग अरेंजमेंट बताना चाहते हैं तो रीअरेंजमेंट तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, अरेंजमेंट निकाल के उसमें ओरिजिनल वर्ड को माइनस करते हैं। कंप्यूटर वाले में क्या किया था, कंप्यूटर COMPUTER, उसका पहले हम लोगों ने 8p8 यानी कि 8 फैक्टोरियल निकाला था, फिर उसमें से -1 किया ना, क्योंकि वो तो लिख के नहीं देख पा रहे थे। तो कैट तो लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 वाला है, तो तुम लोग बोल सकते हो कि भाई 5 होगा, एक हम लोग कैट को हटा देते, लेकिन कंप्यूटर क्या लिख लोगे, 8 लेटर वाला अरेंजमेंट अलग अलग लिख लोगे, उसका तो काफी बड़ा आंसर था। तो वैसे ही जब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका मतलब हमारा ओरिजिनल वर्ड आ जाता है नॉर्मली, लेकिन इस केस में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें तो हम लोग एक सेटिंग को अपने हिसाब से करके रखे, वावल कॉन्सोनेंट, तो ये वाला तो अपीयर हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ से माइनस हमें करना नहीं है। क्या 35 ऑप्शन में है, देखो तो अगर है तो फिर फर्स्ट जाओ, अगर माइनस कर दिए तो बाई चांस ये सोच के कि रीअरेंज, ক্যারিয়ার যদি হয় বলতো তাহলে তো ক্যাট আসতো, যদি বলতো যে এটা ফার্স্টে লিখতে হবে তাহলে তো আসতো না।
হ্যাঁ বলো, আরেকবার বলো প্রশ্নটা। না ক্যাট যদি বলতো যে ক্যাটের এটা ফার্স্টে লিখতে হবে তাহলে তো ক্যাট আর আসবে না, তাহলে ক্যাট আসতো না। সেরকম। হ্যাঁ, কিন্তু ক্যাটটা তো তুমি লিখে দেখতে পাচ্ছ বলে বুঝতে পারছো। একটা জিনিস ভেবে দেখো, এখন আমি যদি বলি কম্পিউটার, ঠিক আছে, যেটা আছে কম্পিউটার, এবার এটাকে তোমাকে বলবো যে রিঅ্যারেঞ্জ করো, তখন তুমি কম্পিউটারটা বাদ দিয়ে করবে, তাহলে তোমাকে তো প্রথমে 8p8ই করতে হবে, সেখান থেকে তোমাকে কম্পিউটার, তুমি তো লিখে দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু ক্যাটের ক্ষেত্রে ছোট্ট বলে লিখে দেখতে পাচ্ছ বলে তুমি সেই জিনিসটাকে আইডেন্টিফাই করো। हाँ, तालो क्यों। लेकिन अगर कोई रीअरेंज के चक्कर में इसको भी माइनस कर दिया, मतलब समझ के अगर नहीं करते हो, वो कंप्यूटर वाला क्वेश्चन में रीअरेंज था तो मैम ने माइनस करवाया था, चलो अब भी -1 कर देते हैं, जो अगर किसी के दिमाग में ऐसा आ जाए तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें तो वो इंक्लूड है नहीं। ठीक है, चलो 7th नंबर हम लोग का हो गया, और 35 इसीलिए दिया हुआ है ऑप्शन में, क्योंकि रीअरेंज लोग दिमाग में क्या करते हैं, रट लेते हैं, रीअरेंज है तो -1 कर देना, ठीक है, अब इसके आगे करोगे -1, ऑप्शन में 35 भी है, कंफ्यूजन में करके आओगे, ठीक है, तो यहाँ इंक्लूड नहीं हो रहा है। हाँ, ये बताओ, अभी अभी सिखाया मैंने तुम लोगों को माँ वाले वर्ड से, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कॉमर्स, कॉमर्स का अरेंजमेंट बताओ। यहाँ पर अरेंजमेंट बोला है, मतलब इंक्लूडिंग कॉमर्स होगा, ठीक है, बोलो क्या होगा आंसर, अभी सिखाया मैंने। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है, बाकी लोग भी करो, ऑप्शन बी क्यों हो रहा है देखो, सही बात है ऑप्शन बी। कॉमर्स ये है वर्ड, अभी अभी सिखाया, माँ वाला जो वर्ड बोला उसका सोचो क्या सिखाया, उसमें क्या स्पेसिफिकली मैंने बताया, जितना मतलब रिपीटेशन अगर कुछ है तो उसको हमें ध्यान रखना। इसका मैंने तुम लोगों को शायद सी बोल के एक एग्जांपल दिया था, SW, याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्लास सुनोगे तो पता चलेगा वहां पर, SWC। এই তো কমার্স, কমার্সটাকে কতভাবে অ্যারেঞ্জ করতে পারো, 8, 8p7 তো হবে না, হুম 8, ये देखो कॉमर्स COMMERCE এক্ষুনি মা যে ওয়ার্ডটা শেখালাম সেম কনসেপ্ট, শুধু মায়ের বদলে এখানে আলাদা জিনিস দেয়া আছে, কমার্স দেয়া আছে, কমার্সে দুটো সি আছে, ও একটা, এম দুটো, ই একটা, ই दो है, COMM ERCE, अच्छा ये है, ई 2 है, आर 1 है, तो मैंने ई नीचे लिख डाला, चलो इसको ठीक कर लेते, कितना हो गया 2 3 4 5 6 7 8, টোটাল 8 লেটার, টোটাল তো 8টা লেটার আছে, প্রথম কথা 8টা লেটার থেকে 8টা লেটার সিলেক্ট করে যদি অ্যারেঞ্জ করতে হয় তাহলে NPR তো পারমুটেশন তো হবে, তাহলে n কত আর r কত বলো, রিপিটেশন একবার ছেড়েই দাও, n মানে টোটাল নাম্বার অফ থিংস, তাহলে কটা জিনিস তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে যদি তুমি পুরো কমার্সে যতগুলো লেটার আছে সেটা নিয়ে অ্যারেঞ্জ করতে চাও, 8টাই, তাহলে n 8, আর সিলেক্ট এট এ টাইম 8টাই করতে হবে, তাহলে আর 8, ঠিক আছে, আর মানে হচ্ছে নাম্বার অফ থিংস সিলেক্টেড এট এ টাইম, তাহলে আমার আনসার তো হওয়া উচিত 8p8, কিন্তু শুধু এটাতে কাজ হবে না, কেন, কারণ আমি এক্ষুনি বললাম না, এই যে মা, এটা তো 3টে ওয়ার্ড, যেরকম ক্যাট, তো ক্যাটের তো 6টা অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়, কিন্তু মায়ের 6টা হচ্ছে না, তো কারণ এ তো একই রকম, তার জন্য ডিস্টিংশনটাকে রিমুভ করার জন্য কি করতে হবে, রিপিটেশন দিয়ে ডিভাইডেড বাই করতে হবে, যদি দুটো রিপিটেশন, যেরকম ও আমাকে বললো যদি 3টে হয় তাহলে নিচে 3 ফ্যাক্টোরিয়াল হবে, সেরকম এটা 8p8 তো হবে, আর নিচে কতগুলো ফ্যাক্টোরিয়াল হবে বলো, যতগুলো রিপিটেশন আছে বলো, আগে বলো কতগুলো রিপিটেশন আছে, না ওরকম নয়, মা এ দুটো লেটার, কতগুলো লেটার রিপিট আছে, এই যে লিখেছি তো সাইডে, দুটো সি, দুটো
এম দুটো ই, তাহলে 2 2 2 সবার জন্য আলাদা আলাদা হবে, লেটার চেঞ্জ হয়ে গেলে আলাদা হবে, ইনটু ইনটু। अगर इसमें कुछ और भी होता, लाइक मान लो ये E3 होता सपोज, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक 3 हो जाता। सारे रिपीटेशन को हमें अलग अलग एक एक लेटर के लिए रिपीटेशन लेना है। जैसे C में कितना रिपीटेशन है तो उतना लिखोगे, M में कितना रिपीटेशन है उतना लिखोगे, E में कितना है उतना लिखोगे, कुछ और होगा तो उतना लिख लोगे, और जितना होगा उतना लिखोगे। यहाँ 2 है तो 2 लिख रहे हैं, 4 5 होगा तो 4 5 लिखना है, और मोर देन 1 रिपीटेशन को मल्टीप्लीकेशन में लिखना है। ठीक है, तो अब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल, 8p8 का मतलब 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग का ऑप्शन जा रहा है, ये देखो बी। ठीक है, ये देखो 8 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का ऐसा साइन भी होता है, मैंने बोला है, अगर तुम लोग एक बार सुनोगे तो ये देखो ये डिवाइड साइन है, फिर यहाँ पर फैक्टोरियल साइन 2, ऐसे 2 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल फिर ऐसे 2 फैक्टोरियल लिखा है, तो ये ना ऐसे जोड़ दिया, ऐसे ऐसे लाइन 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 देके किया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो फिर वो तो हमें साइन देख के समझना पड़ेगा, दोनों साइन ही पता होना चाहिए ना, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी। ठीक है, अच्छा बोलो समझ में आ गया, বুঝতে পারলে? अच्छा 9th नंबर देखते हैं क्या बोला है। एक कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। ठीक है, एक कैंडिडेट को 12 में से 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे तुम लोग का भी होता है ना, इतने सारे क्वेश्चन है लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 12 में से 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। विच डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 6 क्वेश्चन इन ईच ग्रुप। पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझो, क्वेश्चन कैसे है, 2 ग्रुप में है, एक है ग्रुप मान लेते हैं 1 और एक हो जाएगा ग्रुप 2। पूरा क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ग्रुप 1 में कितना सारा क्वेश्चन है, ग्रुप ए भी बोला था शायद ना, अच्छा छोड़ो 1 2 लिख दिया, 6। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 और यहाँ पर क्वेश्चन 3, यहाँ पर भी मान लो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। यहाँ पर है क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, यहाँ है क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6। ये देखने में है ऐसा क्वेश्चन पेपर, और ऊपर ना ऐसे लिखा हुआ है, रहता है ना लिखा हुआ कि आंसर एनी 6 आउट ऑफ 12। ठीक है, आउट ऑफ 12, लेकिन एक कंडीशन दिया है, देखो इसके बाद, he is not permitted to attempt not more than 4 from any group। ठीक है, मतलब एक ग्रुप में से 4 से ज्यादा नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अगर ग्रुप 1 से 4 देते हो तो ग्रुप 2 से कितना दोगे, 2, तब 6 होगा। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है आंसर 6 आउट ऑफ 12 बट नॉट more than 4 from any group। यही तो हो गया ना, ऐसा ही लिखा हुआ होगा, ऐसे लिखा हुआ रहता भी है, तुम लोग पढ़ के समझते भी हो तो कि ठीक है, मुझे फिर क्या, ऐसा थोड़ी है कि ग्रुप 1 का आंसर मुझे क्वेश्चन ठीक ठीक लग रहा है, 6 इसी में से दे देते हैं, 4 ही कंसीडर होगा, बाकी तो कंसीडर नहीं करेगा ना, जो टीचर है वो थोड़ी ना कंसीडर करेगा, क्योंकि रूल्स क्या बता दिया, एक में 4 से ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तुम लोग बताओ, तुम लोग सोच रहे हो कि ग्रुप 1 से मैक्सिमम कितना दे सकते हो, कोई भी ग्रुप से मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 4, तो हम मानते हैं कि तुम लोग ग्रुप 1 से दे रहे हो। ठीक है, तो ग्रुप 2 से कितना दोगे, 2। अच्छा, ग्रुप 1 से क्या 5 दे सकते हो, नहीं। 6 दे सकते हो, नहीं। 7 दे सकते हो, 7 तो है ही नहीं, छोड़ो। 3, हाँ ज्यादा से ज्यादा 4, 3 तो दे सकते हो, तो ग्रुप 2 से कितना दोगे, 3। अच्छा 2 भी दे सकते हो यहाँ से, तो ग्रुप 2 से कितना दोगे, यहाँ से 1 अगर दोगे तो ग्रुप 2 से कितना दोगे, ये चलेगा, नहीं, फिर से गलत हो जाएगा ना, क्यों क्यों नहीं चलेगा, यहाँ से 5 हो गया ना, किसी भी एक ग्रुप से 4 से ज्यादा नहीं दे सकते। अगर इधर बैलेंस मेंटेन करो इधर भी करो, ठीक है, हमें दोनों चीज का मेंटेन करना है, मतलब ये वाला नहीं होगा, लिख के ऐसे काट लो, ठीक है, याद रहेगा, ऐसा ये वाला नहीं होगा, ये गलती हो जाएगा, बाकी कुछ गलती नहीं होगा, बाकी फिर भी दिमाग में रहेगा कि 4 ही बोला है तो 5 6 तो दे नहीं सकते, लेकिन ये कभी कभी लिख के आ जाते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाता है। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, पहले ये परमुटेशन है कि कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, इसमें ऑर्डर थोड़ी ना मैटर करेगा, तुम लोग 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करो, आगे लिखो पीछे लिखो, नंबर देके लिख देते हो ना, तुम लोग सोचते हो ना पहले ये लिख लेंगे, तो ऑर्डर थोड़ी ना मैटर करता है, क्वेश्चन 4 आंसर दिए हो कि नहीं वही मैटर करेगा। तो ये ग्रुप 1 में जो सिलेक्ट कर रहे हो 4, वो कितने में से सिलेक्ट कर रहे हो, 6 में से, तो 6C4 हो जाएगा। और अगर ग्रुप 1 में 6 में से 4 कर रहे हो, बोलो ये समझ में आया कि नहीं, 6 में से 4, तो ग्रुप 2 का कितना होगा, 6C2।
अब ये दोनों में क्या होगा, ऐड या मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि दोनों तो एक साथ करना है ना, हमें टोटल तो 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, अगर दोनों एक साथ करोगे तो भी ना 6 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाला बताओ क्या होगा। हाँ, ये भी मल्टीप्लीकेशन होगा, या फिर ऐसे आंसर दे लो, ये एक ऑप्शन है तुम लोग के पास। और लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, 6C2 और 6C4। बोलो, ये समझ में आ गया, बाकी तो कैलकुलेशन आया सबको समझ में, ठीक है। अब कैलकुलेशन करके देखो क्या होगा। ये पहला और सेकंड का आंसर एक ही होगा, ठीक है। 6C4 का कंप्लीमेंट्री कर लेते हैं 6C2, और ये भी 6C2 हो जाएगा। 6C3 का 2 6C3, जल्दी कैलकुलेशन करना सिखा रहे। 6C2 और 6C4, तो इसमें भी हम लोग का हो जाएगा 6C2 और 6C2। देखो होगा कि नहीं, कंप्लीमेंट्री करके, ठीक है। 2 6C2, 2 6C3 और 2 6C2, ठीक है। इतना नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, हम तो समझाने के लिए कर रहे हैं, तुम लोग ओरली भी कर सकते हो। और यहाँ पर 6C2, तो 2 into 1 और ये 6 into 5, ठीक है। फिर ये प्लस होगा ना, ये सब तो एक एक ऑप्शन है, तो ये या तो ऐसे आंसर दे लो, या फिर ऐसे आंसर दे लो, या फिर ऐसे आंसर दे लो, ठीक है। तो ये सब एडिशन होगा, 2 into 3 2 1, और यहाँ पर 6 5 और प्लस 2 इंटू, नीचे 2 into 1 और 6 into 5। देखो मेरा कैलकुलेशन समझ में आया कैसे हम लोग शॉर्टकट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 30, 20 और 2 40, और ये हो गया 30। या गलत हुआ मेरा कैलकुलेशन? गलत हो गया लग रहा है, इतना कम तो नहीं होगा, कुछ गलत कर दिया मैंने। 6C4 6C2 2 6C2, ठीक है। 6C3 और 6C3 2 6C3, मैंने शायद यहाँ कैलकुलेशन में गलत किया, 3 2 1 6 5 4। अच्छा देख लेते हैं हम, 2 into, तुम लोग का ठीक है तो देखो 6 into 5 कितना आ रहा है, नहीं 850 हो, देखो कुछ गलत हो गया। सेकेंड डेटा 400 आ बताए ना, हमें भूल लिखे छी। रुको मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया, ठीक कर लेते, कोई बात नहीं, कहीं तो कुछ गलत लिख दिया है मैंने। आंसर लेकिन 850 होगा, अगर 850 आ रहा है तो ही सही, 850 आ रहा है पूरा कैलकुलेट है। सेकेंड डेटটা ঠিক হয়েছে, আর ফার্স্টার এটা থার্ড ডেটটা 225 হবে ওটা। 26, ओ अच्छा, ये मैंने एडिशन करके लिख दिया ना, इसी वजह से गलत हो गया, ठीक है चलो, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये देखो 6, हाँ এটা হবে। वो मैंने क्या किया, ये ऐड होने से तो 2 6 2 होता ना, मतलब मैंने क्या किया, x into x लिखा हुआ है, लेकिन हम लिख दिया 2x, मैटर तो वही हो गया ना, वो इसीलिए गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, इसको अल्टर करने से, इसको ऐसे करने से ठीक हो जाएगा। 6C2 मतलब 2 into 1 6 into 5, फिर से 2 into 1 और 6 into 5, ये वाला आंसर निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3, 15 into 15, 15 into 15 है ना पहला वाला। तो कितना आ रहा है, 2 2 5, तो ये हम लोग का 2 2 5 आ जाएगा। और लास्ट वाला भी सेम ही है, तो वो भी 2 2 5 आएगा। और 6C3 का चेक कर लेते हैं, 3 2 1, हाँ 6 5 4 और 3 2 1, 6 6 20 400, ठीक है। तो 400 और 2 2 5 850, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है देख लो, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 850 हम लोग का आंसर आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये भी अलग है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। देखो जैसे बोल रहा है, द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस विन लॉस और ड्रॉ। एक अगर मैच होता है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, या तो मतलब हम लोग जीत जाएंगे, या तो हार जाएंगे, या तो हो सकता है जिनके साथ मैच कर रहे हैं उनके साथ हमारा ड्रॉ रिजल्ट आ गया, ठीक है। आर टू बी प्रेडिक्टेड द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस, हमें प्रेडिक्शन करना है, ठीक है। प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे देखते हो बेटिंग वगैरह होता है,
जैसे आईपीएल जब चलता है या फिर आजकल तो बहुत सारे मैच में होता है, वो सब ऐप है ना जिसमें क्या करते हैं, बेट लगाते हैं ये प्लेयर आज अच्छा खेलेगा, इस ये मतलब टीम बनाया जाता है ना, लेकिन बोलता है ना कि ये आपके रिस्क में लगाओ, पैसे लगा रहे हो, आप जीत भी सकते हो हार भी, क्योंकि है तो बेसिकली वो जुआ ही। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि आज ये अच्छा खेलेगा, ठीक है, या फिर आज ये खराब खेलेगा, इसको नहीं लेते हैं। वैसे यहाँ पर हमें प्रेडिक्शन करना है, मैच नहीं खेलना है, हमें ये प्रेडिक्शन करना है कि कौन सा मैच विन, मतलब प्रेडिक्शन ऐसा होना चाहिए कि मैंने अगर सोचा कि टीम ए अच्छा खेलेगा, तो वो अगर अच्छा ही खेला तो ही तो मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ। अगर हम किसी प्लेयर को चूज कर रहे हैं मेरा टीम को बनाने के लिए, और ये मान के किया कि अच्छा ये आज अच्छा खेलेगा, और वो अगर सच में अच्छा खेलता है तो ही तो मेरा प्रेडिक्शन क्या हुआ, सही हुआ। अगर मतलब खराब खेल लेगा तो मेरा प्रेडिक्शन जो है वो उल्टा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हम लोग को 8 मैच का प्रेडिक्शन करना पड़ेगा, और क्या है, द नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट कंटेनिंग एग्जैक्टली 6 करेक्ट रिजल्ट, ठीक है। मतलब 8 मैच का हम लोग बोले तो मतलब ज्योतिष के तरह भविष्यवाणी करने वाले, ये अच्छा होगा वो खराब होगा, और हमारा 6 सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब 6 मैच का प्रेडिक्शन सही होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने बोला कि आज विराट कोहली अच्छा खेलेगा तो वो खेल लिया, नेक्स्ट दिन मैंने बोला सपोज कि हार्दिक पांड्या अच्छा खेलेगा, वो भी खेल लिया, ठीक है। मैंने बोला किसी दिन मान लो मैंने ये बोला केएल राहुल अच्छा खेलेगा बट नहीं खेला, तो फिर क्या हो गया, 2 मेरा सही हुआ प्रेडिक्शन, 1 मेरा गलत हो गया। तो बोल रहा है कि मैंने 3 मैच में प्लेयर का प्रेडिक्शन किया, 3 में से मेरा 2 सही हुआ और 1 गलत हुआ, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है 8 मैच का प्रेडिक्शन करना है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली 6 मैच में मुझे सही प्रेडिक्शन करना है, इसका मतलब क्या चांसेस है, ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है। एग्जैक्टली 6 बोला है, ना तो कम ना तो ज्यादा, ठीक है, ना तो कम ना तो ज्यादा, तभी तो एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये कैसे होगा, अब देखो इस क्वेश्चन को, लेकिन हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो आई होप कि मतलब इसका ये तो समझ में आया ना कि मेन थीम क्या है, कि क्या बोल रहा है। अब इसके बेसिस पे हम लोग आंसर देंगे, तो लिखो यहाँ पर 8 मैचेस है, ठीक है, हम एक बार लिख के बताते हैं। 8 मैचेस है, इसका हमें करना है भविष्यवाणी, ठीक है, मतलब ज्योतिष बनना है बेसिकली, अच्छा खेलेगा खराब खेलेगा, ठीक है। तो वैसे देखो मतलब ये तो लक का बात होता है कि जो ये सब जुआ होता है, बेटिंग होता है, उसमें क्या होता है, लोग पिछले परफॉर्मेंस को देख के सोचते हैं, लेकिन क्या पता कि आज अच्छा खेले ना खेले, वैसे ही हार जाते इतना इतना पैसा, और इतना इतना जीत भी जाते, 20-20 रुपया लगा के करोड़ों जीत जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने मैच 8 मैच है, ठीक है, हम ऐसे लिख रहे हैं मैच 1 मैच 2 मैच 3, तुम लोग भी चाहो तो लिख सकते हो, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोग क्वेश्चन को इजीली समझ पाओ। मैच 4 मैच 5 मैच 6 मैच 7 और मैच 8, ठीक है, टोटल 8 मैच है मेरे पास, ठीक है। मैंने नाम दे दिया 1 से लेके 8, ठीक है। अब मैंने बोला कि फर्स्ट मैच जो होगा वो, फर्स्ट मैच में मैंने विनिंग पार्टी पे बेटिंग किया, मतलब बेटिंग तो मुझे देखो मैच तो कोई अकेले नहीं खेलेगा, ठीक है, या तो 2 टीम खेलेगा या तो 2 इंडिविजुअल पर्सन खेलेगा। जैसे इंडिविजुअली क्या, जैसे चेस का जो गेम होता है उसमें दो दो लोग खेलते हैं, उसमें 2 से ज्यादा तो नहीं होता है। लेकिन क्रिकेट देख लो, फुटबॉल देख लो, बैडमिंटन में भी 2 ही लोग खेलते हैं, ठीक है, टेबल टेनिस में भी 2 ही लोग खेलते हैं। तो मैच जो है ये ऑब्वियसली 2 पर्सन या 2 टीम के अंदर होगा, तो मुझे तो किसी एक टीम पे लगाना पड़ेगा बेट, कि हम बोल रहे हैं कि टीम ए जीतेगा और सच में वो जीत गया, तो मेरा प्रेडिक्शन सही हो गया। हम बोले थे मैच 1 में मैंने जिसके ऊपर बेटिंग किया था कि विन करेगा वो विन कर गया, ठीक है, तो मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ। सेकेंड मैच में भी मैंने जिसको बोला था विन होगा वही विन हुआ। थर्ड मैच में मैंने विन वाला नहीं लगाया, मैंने बोला कि ये टीम हारेगा, ठीक है, मतलब लॉस, ठीक है। और मैंने जिसके लिए बोला था कि ये टीम हारेगा वही हार गया। हम अपना मत जस्ट एजम्पशन दे रहे, कुछ और भी हो सकता है, तुम लोग कुछ और भी एजम्पशन ले सकते हो। मैंने बोला कि मैच 4 में कोई लॉस करेगा और वही लॉस किया, मेरा प्रेडिक्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब मैच 5 मैंने बोला था ये ना ड्रॉ हो जाएगा, आज ना तो ये हारेगा ना तो वो हारेगा, ठीक है, ना तो ये जीतेगा ना तो वो जीतेगा, और वैसा ही हुआ, ठीक है। तो मेरा ये प्रेडिक्शन भी क्या हुआ, सही गया। और मैच 6 में मैंने बोला था, जिसपे मैंने बेटिंग किया, बोला कि ये टीम ए विन करेगा और टीम ए ही विन
कर लिया, ठीक है। लेकिन मैच 7 में क्या हुआ, मैंने जिस पे बेटिंग लगाया था, मैंने बोला आज गेम ड्रॉ होगा, लेकिन आज गेम ड्रॉ नहीं हुआ। सपोज आज गेम क्या हो गया, मैंने बोला कि एक लॉस हुआ तो एक विन हुआ होगा, क्योंकि अगर ड्रॉ वाला मेरा प्रेडिक्शन गलत हुआ तो इसका मतलब एक जीता होगा एक हारा होगा। ड्रॉ नहीं हुआ मतलब क्या, या तो एक जीता है एक हारा है। और मैंने मैच 8 के लिए जो प्रेडिक्शन किया, मैंने बोला कि टीम बी हारेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। क्या हो गया, टीम ए जीत गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो एजम्पशन है, ऑब्वियसली ड्रॉ हो सकता है। अगर तुम बोलोगे कि ड्रॉ हुआ है, যদি তুমি বলছো কি ড্র হয়েছে, তাহলে তোমাকে আমি কি বলছি, আমাকে ছটা এক্স্যাক্টলি তো সহি করতে হবে। তো আমি যদি এটাকে বলি ড্র হয়েছে, তাহলে তোমার আনসার কি হবে, কি এক্স্যাক্টলি মানে প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু ওটা ড্র হয়নি। তুমি ভেবেছিলে ড্র হয়েছে, করতে পারো, তুমি বলে ভেবেছিলে ড্র হয়েছে, কিন্তু ড্র না হয়ে কি হয়েছে, একজন লস হয়েছে আর একজন উইন হয়েছে। मतलब ये तो मेरे मन का एजम्पशन है। मैंने बोला कि जो जीतेगा वही जीता, तुम लोग इसको विन के जगह लॉस कर लो। जिसको हारोगे सोचे थे वही हारा, नहीं करना है मत करो, तुम लोग इसको ड्रॉ कर लो कि हमारा 6 मैच हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था ड्रॉ होगा, 6 का 6 मैच ही ड्रॉ हुआ। ये तो जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब तुम लोग इसको विन के जगह ड्रॉ लिख सकते हो, लॉस लिख सकते हो, बस इतना समझना है। जैसे देखो तुम लोग सिक्का उछालते हो, हेड टेल होता है ना, क्रिकेट में भी तो जब कौन बैटिंग करेगा कौन फील्डिंग करेगा तो वो बोलना नहीं पड़ता है, हेड पर मतलब सिक्का उछालने के बाद बोलना पड़ेगा ना। अगर सही जो बोले थे वही हुआ तो ही ना तुम्हारे मन का चीज, मतलब तुम्हें अगर जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैप्टन को लगता है कि मुझे फील्डिंग करना है कि बैटिंग करना है, वही करेगा, ठीक है। अगर हार जाते हो, बोलते ना क्या हुआ टॉस हार गया, अगर हार जाते हो तो जो विन करेगा उसका ऑप्शन ज्यादा हो जाएगा, कि वो सोचेगा कि वो अपने हिसाब से कंडीशन के हिसाब से फेवरेबल सिचुएशन को एडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये प्रेडिक्शन दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विन ही एक लौता आंसर है। तुम लोग को ऐसा प्रेडिक्शन करना है जो सही है। हम ये बोलना चाह रहे थे, मैंने प्रेडिक्शन किया था जिस टीम को विन करेगा वही विन किया। तुम लोग बोलो कि जिसको हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था लॉस किया था वही लॉस किया, तो भी होगा। तुम लोग बोलोगे नहीं हम लोगों ने मैच 1 को ड्रॉ माना था और सच में ड्रॉ हो गया। अब क्या मैच 1 को ही प्रेडिक्शन सही करना है, नहीं कोई भी 6, लेकिन हम सारा तो लिख नहीं सकते। मैंने अपने हिसाब से ही लिखा है। क्या ये बात समझ में आया कि ये कोई आंसर नहीं है फाइनल, ये एक टाइप हो गया कि ऐसा हो सकता है, कुछ और भी तो हो सकता है। अब इससे हमें क्या समझ में आएगा, अब देखो इससे हमें क्या समझ में आएगा, मतलब हम लेकिन एक बार भी ये नहीं बोलना चाह रहे कि मैच 1 का मतलब ही विन है, ऐसा मत सोचो। मैच 1 चल रहा था, तुम लोग को ऐसा दिमाग में लगा कि टीम ए आज हार जाएगी, ठीक है, और सच में टीम ए हार गई, मतलब तुम लोग फोरकास्ट को जीत गए। फोरकास्ट को जीतने का बात हो रहा है, ठीक है। फोरकास्ट जो किए थे वो जीत गए, ठीक है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि टीम बी और टीम ए दोनों में ड्रॉ हो जाएगा, सच में वैसा हुआ तो फोरकास्ट को जीत गए, तो ऐसा कितना फोरकास्ट जीतना पड़ेगा, 6, ठीक है। तो बाकी 2 हारोगे तो चलेगा, क्योंकि टोटल तो 8 ही फोरकास्ट करने को मिलेगा। अब देखो इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इन दीज, इसको लिख ही लो नहीं तो नहीं समझ पाओगे। इन दीज 6 मैचेस we want the same outcomes that we have predicted. देखो कम से कम 6 मैचेस में हमें वही आउटकम चाहिए जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर सोच रहे ये हारेगा तो वो हारना चाहिए, अगर सोच रहे वो जीतेगा तो उसे जीतना चाहिए, अगर सोच रहे दिमाग ऐसा चल रहा है कि आज भाई ड्रॉ होगा तो ड्रॉ ही होना चाहिए। तो मुझे 6 एग्जैक्ट वही आंसर चाहिए जो मेरे दिमाग में चल रहा है या फिर जो मैंने प्रेडिक्शन किया है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा 8 में से 6 मैच जिसको हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है। हम लोग 8 मैच को तो प्रेडिक्शन कर नहीं रहे हैं, तो वो कैसे होगा बोलो, सिलेक्ट कैसे होगा, आउट ऑफ 8, बोलो 8 में से 6 मैच। यहाँ पर परमुटेशन लगेगा क्या, ऑर्डर मैटर करेगा, नहीं, कॉम्बिनेशन, ठीक है। 8 में से 6 मैच को सिलेक्ट करेंगे, कैसे होगा 8, कितना तरीके से होगा देखो, 8 से 6 का कंप्लीमेंट्री निकालो, 2, 2 इंटू 1 और 8 इंटू 7,
हम लोग 28 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे 28 हो रहा है ये बोल रहे हैं हम लोग। मैच 1 2 3 और ये 6 7 8 सिलेक्ट किए। ये ऑप्शन 28 कैसे हो रहा है वो हम बता रहे हैं। ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे भी तो हो सकता है, ये 2 ये 2 और ये नीचे का 2, ऐसे करके कितने सारे हमारे पास सिलेक्शन रेडी हो जाएंगे। 28। तो 28 का देखो लिख के दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, तुम लोग भी नहीं लिख सकते, लेकिन हम लोग एक दो एग्जांपल से समझ तो सकते हैं कि 28 का मतलब क्या हुआ, कि हम लोग कौन सा 8 में से कौन सा 6 मैच को सिलेक्ट करें जिसमें हमारा प्रेडिक्शन सही होने वाला है। हमें लग रहा है कि अच्छा आज अगर प्रेडिक्शन करेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करना है, 28 मैचेस तो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए 28 तरीके से, ये क्या है 28 वेज। अब क्या करेंगे, अब देखना है कि कितना सारा हम लोग का सही हो रहा है, तो एग्जैक्टली 6 सही होना चाहिए। तो यहां पर लिखो इन दिस 6 मैचेस we want the same outcome that we have predicted। तभी तो जीतोगे, तभी तो जीतोगे कि जो 6 मैचेस हम लोगों ने सिलेक्ट किए उसमें वही सेम आउटकम आ जाए जैसा हम लोगों ने सोचा था। हम लोगों ने अगर बोला कि मान लो 2% लेके बात करते, ये है मिस्टर ए ये मिस्टर बी, ये दोनों चेस खेल रहे, मैंने बोला आज बी जीत जाएगा, बी जीत गया, वही तो चाहिए मुझे। वो 6 मैचेस चाहिए जिसमें मैंने जैसे सोचा वैसा ही हुआ। मैंने बोला बी हार जाएगा, वैसे ही हुआ, ठीक है। मैंने बोला आज मैच ड्रॉ हो जाएगा, वैसे ही हुआ। तो यहाँ पर मुझे 6 में से तो 6 मैचेस वो सारे चाहिए जिसमें हमारा प्रेडिक्शन सही हो, ठीक है। अब मैंने जो बोला वही होने का वेज कितना है, मतलब हाँ 1 वेज, मतलब हम बोल रहे हैं कि लॉस होना चाहिए, लॉस ही हुआ, उसका होने का तरीका कितना है 1। मैंने बोला कि विन ही होगा, विन होने का ऑप्शन कितना है, बोलो। एक मैच का 3 कंडीशन है, विन लॉस और ड्रॉ। तो मैंने बोला विन होगा, तो विन होने का ऑप्शन कितना है 1। मैंने बोला लॉस ही होगा, उसका ऑप्शन कितना 1। मैंने अगर बोला ड्रॉ ही होगा तो उसका ऑप्शन, इसीलिए मैंने ये लिखा था। अब देखो यहां से समझो, मैंने बोला विन होगा, विन ही हुआ तो कितना ऑप्शन एक। मैंने बोला विन होना चाहिए, विन ही होगा, कितना ऑप्शन 1। मैंने बोला था लॉस होना चाहिए तो लॉस ही हुआ, मतलब लॉस होना चाहिए इन द सेंस कि मैंने जिस प्लेयर पे बेटिंग किया वो हारना चाहिए, वो हार गया। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, तो हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे हर एक मैच का, मतलब जो मेरा एग्जैक्ट प्रेडिक्शन है उसमें मेरा कितना ऑप्शन हो जाएगा। देखो पहले मैच के लिए जो मैंने बोला वही हुआ 1 ऑप्शन, सेकेंड मैच के लिए मतलब मुझे तो ऐसे 6 मैच चाहिए जिसमें मेरा बोला हुआ ऑप्शन सही होना चाहिए, और थर्ड उसमें भी 1 ही ऑप्शन जैसा बोल रहे वैसा। फिर 1 2 3 4 और कितना बार लिखे 5 और 6, ये लिख के समझा रहे तुम लोग। अगर 1 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अभी लिख के रखो, बाद में कभी देखोगे तो इतना टफ क्वेश्चन फिर समझने में मुश्किल होगा, इसलिए हम लिखवा रहे हैं। तो हमारे 6 में से 6 हम लोग जो बोल रहे हैं वही हो जाए, उसका ऑप्शन क्या है 1, ठीक है। मैंने बोला विन, विन ही हो गया तो इसका ऑप्शन कितना है 1 ही तो है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 वे, 1 वे ओनली, जो बोल रहे हैं वही हो रहा है, इसका एक ही तरीका है, चाहे कोई भी मैच देख लो, ठीक है। अच्छा और बाकी दो जो मैच है, ठीक है, उसमें मेरा जो प्रेडिक्शन है वो गलत होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे बोला है एग्जैक्टली 6 ही मेरा प्रेडिक्शन सही होना चाहिए, तो 2 रॉन्ग तो होना ही पड़ेगा तभी तो एग्जैक्टली 6 होगा। मुझे तो ये नहीं बोला कि 6 या उससे ज्यादा प्रेडिक्शन सही होने से चलेगा, तो मेरा 2 बाकी रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर रिमेनिंग 2 मैचेस, यहाँ पर outcomes will be other than we have predicted, जो हम लोगों ने सोचा था उससे कुछ और हो गया, ठीक है। प्रेडिक्शन गलत हो गया, भविष्यवाणी गलत हो गया, जो सोचा था वो गलत हो गया, ऐसा ही हमें चाहिए, ठीक है। 2 में हमारा प्रेडिक्शन हमें गलत चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है, इसका कितना सारा ऑप्शन है। मैंने बोला था ड्रॉ होगा लेकिन ड्रॉ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ और हुआ, तो कुछ और होने का क्या क्या ऑप्शन है
दो ऑप्शन है, या तो लॉस होगा या तो विन होगा। अगर हम लोग यहाँ ड्रॉ मान रहे हैं, अगर हम लोग ड्रॉ की जगह कुछ और मान रहे हैं और हमारा प्रिडिक्शन गलत हो गया, हम लोगों ने माना था मैथ 7 पे, मानो मेरा प्रिडिक्शन गलत हो गया, मैंने माना था लॉस होगा लेकिन नहीं हुआ, तो क्या हुआ होगा, या तो विन या तो ड्रॉ, ठीक है, कुछ भी एक हो सकता है। अब इतना सारा चीज तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, लेकिन चीज को थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो दोनों मैच के लिए हमारा दो ऑप्शन हो जाएगा, ये देखो टू ऑप्शंस, पहले मैच को गलत प्रेडिक्ट करने का और दूसरे मैच को भी गलत प्रेडिक्ट करने का दो ऑप्शन, तो टोटल कितना ऑप्शन हो गया, फोर ऑप्शंस, ठीक है, फोर ऑप्शंस हो गया। तो टोटल वेज क्या हो जाएगा, एज मैच को प्रेडिक्शन करने का जिसमें 6 प्रेडिक्शन करेक्ट हो और 2 प्रेडिक्शन मेरा गलत हो, ठीक है। सबसे पहले तो तुम लोग को 8 में से, हाँ बोलो, টু অপশনটা যদি ধরো তুমি প্রেডিকশন করেছিলে যে আজকে এ জিতবে, ঠিক আছে, কিন্তু এ জেতেনি, তাহলে কি কি হতে পারে, তোমার প্রেডিকশনটা ভুল হওয়ার কারণ কি হতে পারে, তুমি ভেবেছিলে আমি আজকে জিতে যাব, ঠিক আছে, আমি চেস খেলছি আমি জিতে যাব, কিন্তু আমি জিতিনি, তার মানে তোমার প্রেডিকশন ভুল হয়ে গেছে। তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কি হতে পারে, আমার কি আউটকাম এসছে, হয় আমি হেরেছি আর না হয় আমি ড্র করেছি ম্যাচটা, সেই জন্য দুটো অপশন, বুঝতে পারলে? মানে আমার উপর তুমি বেটিং করলে যে আজকে ম্যাম চেজের গেমটা জিতে যাবে, কিন্তু আমি কি করলাম, আমি হেরে গেছি, ঠিক আছে, তাহলে তোমার প্রেডিকশন ভুল হয়ে গেছে। তাহলে যেহেতু আমি হেরে গেছি, তাহলে তোমার প্রেডিকশন ভুল হবার দুটোই কারণ হতে পারে, কি হতে পারে, হয় আমি বা আমার ড্র হয়েছে, ঠিক আছে। তো সেই জন্য প্রত্যেকটা ভুল প্রেডিকশনে দুটো অপশন, हर एक गलत प्रेडिक्शन का दो ऑप्शन है, लेकिन हर एक सही प्रेडिक्शन, अगर मैंने सोचा कि भाई कोई विन करेगा, वो विन कर गया, तो एक ही ऑप्शन है, मैंने बोला कोई लॉस करेगा, लॉस कर गया, एक ही ऑप्शन है। मैंने अब दो ऑप्शन तो होगा नहीं, सही प्रेडिक्शन का थोड़ा ना कभी 2 या 3 ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को आगे देखोगे नहीं समझ में आएगा, तो मैंने लिख पाया। तो मेन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें 8 में से 6 मैच को सिलेक्ट करना है, जिसका आंसर हम लोग का क्या आया 28, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, फिर हमें एग्जैक्टली 6 मैचेस का सही प्रेडिक्शन देना है, जिसका कितना ऑप्शन, 1 ऑप्शन, फिर हमें 2 मैच का गलत प्रेडिक्शन देना है, उसका कितना ऑप्शन, 4 ऑप्शन, सब मिला के कितना होगा 112। समझ में आया? आंसर तो बस इतना सा है, थोड़ी ना इतना बड़ा क्वेश्चन तुम लोग को वहां करने देगा, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए ये बोला मैंने, ठीक है। पहले सिलेक्ट कर लिया, फिर करेक्ट ऑप्शन के लिए और रॉन्ग ऑप्शन के लिए, और तीनों चीज हमारा एक साथ होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 112 पेज। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, the number of ways in which 8 different beads be strung on a necklace is। तो ये हम लोग का सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बीड्स यानी मोती, ठीक है, जो माला में मोती लगा हुआ रहता है, हमें क्या करना है, 8 बीड्स को लगाना है नेकलेस में, ठीक है। कितने तरीके से कर सकते हैं, सर्कुलर परमुटेशन का क्या देखा फॉर्मूला, बोलो, क्लास देख लिया है, बोलो, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 होगा, ये तो फॉर्मूला हो गया जो जिससे तुम लोग का आंसर करना है, लेकिन इसका लॉजिक भी मैंने तुम लोग के साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। इसका मेरा आंसर कितना हो रहा है बता दो कैलकुलेट करके, फिर हम लॉजिक एक बार तुम लोग को याद दिला देते हैं। 2520, ठीक है, आंसर तो मिल गया ऑप्शन बी। इसमें तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन करोगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब सर्कुलर परमुटेशन में n-1 क्यों होता है, नॉर्मल परमुटेशन में होता है npr, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n मतलब क्या है, जितना सारा बीट्स है 8, क्योंकि हमें 8 बीट्स लेना है। अगर हम लोग नेकलेस नहीं बना, नेकलेस बोल रहा है तो सर्कल होगा, ऑब्वियस सा बात है, नेकलेस तो सर्कल ही होता है, ठीक है। अगर नेकलेस नहीं बोल के बोलता कि जस्ट ऐसे बीट्स को लगा देना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे रो में लगाना है, मतलब नेकलेस सर्कल नहीं करना है, तो कितना होता 8 भी 8, क्योंकि 8 में से हमें 8 बीट्स को ही सिलेक्ट करना है। अब बीट्स हम लोग अलग अलग जो है इंटरचेंज कर सकते थे, जैसे मान लो एक लाल रंग का है, एक पीले रंग का है, एक हरे रंग का है, ठीक है। तो लाल पीला हरा, उसके जगह कुछ और भी तो कर सकते थे, इसीलिए तो परमुटेशन हो रहा है, क्योंकि बीट्स अगर चेंज होगा, क्योंकि डिफरेंट बीट्स बोला है, पढ़ के देखो क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है देखो डिफरेंट बीट्स, तो डिफरेंट बीट्स का मतलब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा,
ये देखो ऐसे कर लिया मैंने। अब 8 तो कलर है नहीं, 1 2 ठीक है 3, हम 4 कलर से जस्ट एक बार समझाने का कोशिश करें। इसमें तो और भी चेंजेस हो जाएगा ना। अब इस नेकलेस को ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी तो बना सकते हैं। यहाँ पर येलो दे दिया, ठीक है, यहाँ पर ब्लू दे दिया, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ग्रीन दे दिया और यहाँ पर रेड दे दिया। इसीलिए तो परमुटेशन लगा रहे हैं, क्योंकि मेरा नेकलेस अगर डिफरेंट बीड्स है, मतलब सारे मोती अगर अलग अलग है, तो फिर वो अलग अलग जगह पे लगाओगे तो वो तो अलग तरह का नेकलेस देखने में हो जाएगा। तो इसीलिए परमुटेशन लग रहा है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, यहाँ पर सिर्फ 8 पे 8 से काम नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग का सर्कुलर है, ठीक है, ये हम लोग का जो है क्या बोलते हैं उसे, रो वाला नहीं है, ठीक है। तो अब सर्कुलर है तो क्या ऐसा हो जाता है, सर्कुलर परमुटेशन में क्या होता है कि हम लोगों को एक एन को माइनस कर देना पड़ता है। फॉर्मूला हम लोग का एनपीआर की जगह हो जाता है। एनपीआर का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर देखो एन भी 8 और आर भी 8, अगर हमें सर्कल नहीं करने बोलता तो 8 फैक्टोरियल होता। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एन माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब 8 माइनस 1 यानी कि क्या कर दिया है, 7 फैक्टोरियल। ये 8 की जगह 7 फैक्टोरियल हुआ। अब यहाँ पर -1 क्यों होता है, -1 इसीलिए होता है क्योंकि जब सर्कुलर परमुटेशन होता है तो उसमें हम लोगों का पहला ऑप्शन जब अवेल करने जाते हैं तो उसके लिए बात बराबर ही होता है। मतलब कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर 3 चेयर लगे हुए हैं, ये एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है। अब जब पहला पर्सन बैठने के लिए टेबल में जाएगा, ऐसा ही मैंने एग्जांपल दिया था, इसका मैंने 3 एग्जांपल से समझाया था, लेकिन अभी ये फटाफट समझा देते एक बार फिर से। अब मान लो पहला पर्सन ए जा रहा है यहाँ पर बैठने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए ये तीनों पोजीशन एक ही होंगे। क्यों, क्योंकि पहले से कोई नहीं बैठा हुआ है। मान लो इस चेयर को हम लोग घुमा सकते हैं, घुमा दिए, अब वो सोचा था यहाँ पर बैठेगा, लेकिन चेयर घुमाने के बाद क्या वो आइडेंटिफाई कर पाएगा ये चेयर कहाँ पर आके रुका है, नहीं कर पाएगा। कैसे कर पाएगा, क्योंकि मान लो मैंने क्या किया, चेयर मूव करता है, चेयर को मूव कर दिया, उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है, और उसने दिमाग में रखा था कि मुझे यही वाले सारे चेयर एक ही जैसे देखने में, तो मुझे उसे लगा था यहाँ पर। अब घूमने के बाद ये चेयर कहाँ गया वो नहीं ढूंढ पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कहीं पर भी बैठो बात बराबर है। वो तो वही बोलेगा हम तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, भाई छोड़ो बैठा हो कहीं पर भी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो उसके लिए बैठने का कितना ऑप्शन हो गया, एक ऑप्शन, ठीक है। अब जैसे ही वो यहां पर बैठ गया, मान लो अब हम लोगों ने दूसरे वाले पर्सन को बुलाया, भाई बोलो कहाँ बैठना है, अब वो दिमाग में सेट कर लिया यहाँ बैठना है, फिर से घुमा दिया, क्या वो अब आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कहाँ बैठना है, कर पाएगा। कैसे, वो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि मैंने तो सोचा था ये इसका ये कौन सा हाथ है, ये हो गया लेफ्ट हैंड, और ये कौन सा हो गया राइट हैंड। तो वो सोच लिया था कि मुझे तो इसके लेफ्ट साइड में बैठना है, तो ये इंसान उसमें बैठा हुआ था, वो भी घूमा, फिर देख लिया कि अच्छा इसका तो लेफ्ट हो रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, इसका 2 ऑप्शन है, क्योंकि ये अगर इधर बैठेगा तो लेफ्ट साइड में बैठेगा, इधर बैठेगा तो राइट साइड में, मतलब ये अपना चेयर को आइडेंटिफाई कर पा रहा है ये दोनों में से कौन सा लेना है। तो इसके पास ऑप्शन, इसके पास 3 ऑप्शन होने के बाद भी कोई ऑप्शन काम का नहीं था, लेकिन इसके पास कितने सारे ऑप्शन है, 2, क्योंकि ये इसके लेफ्ट में भी बैठ सकता है या फिर राइट में बैठ सकता है। जैसे ही ये बैठ गया, दूसरे लोगों को बुलाए, दूसरे और एक जन को बोलो कहाँ बैठना है, क्या इसके लिए कितना ऑप्शन है, एक, ठीक है। तो इसीलिए 3 ऑप्शन को मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आया, 2। अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है, 3p3 नहीं करना है, हमें क्या करना है 3 माइनस 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल, तो 2 होगा, दैट्स वाई -1 होता है। अब नेकलेस के केस में डिवाइडेड बाय 2 क्यों होता है वो भी मैंने बताया हुआ है। नेकलेस के केस में डिवाइडेड बाय 2 इसीलिए होता है, नेकलेस को तुम लोग जैसे भी पहनो, अगर वो बीट्स जो है वो एक जैसा देखने में है तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होगा। जैसे ये देखो, जैसे मान लो कि नॉर्मल कोई हार है, जैसे देखो ये जो है, ठीक है, इसमें ये जो है ये तो मेरा दोनों साइड अलग है, लॉकेट हो गया, ठीक है, लेकिन इस ये जो धागा है, ठीक है, ये तो एक ही जैसा देखने में। अब हम इसको अगर मान लो ये लॉकेट अभी नहीं है तो इसको हम कैसे भी पहने, ठीक है, ये तो देखने में एक ही जैसा लगेगा, इसमें तो कोई चेंजेस लगने वाला है नहीं, ठीक है। या फिर मान लो ये अंगूठी, इसमें मान लो ये पर्ल नहीं होता तो इसको कैसे भी पहनो, ये अगर सिंपल होता तो ये तो एक ही जैसा देखने में होता। मतलब हार को ऐसे पहनो या घुमा के ऐसे पहनो, अगर वो एक ही जैसा देखने में है, ऑब्वियसली लॉकेट वाला हार होने से नहीं होगा। अगर लॉकेट का एक साइड एक जैसा है दूसरे साइड एक जैसा है, अगर मान लो एक हार ऐसा है, ठीक है, वो ऐसे पहनो तुम लोग या उसको ऐसे पहनो, अगर वो एक ही देखने में है तो वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो एक ही होगा, मतलब उसका जो सर्कल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, हाफ, ऐसा या ऐसा अगर एक ही होता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर ये मान लो हार है, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने एक हार बना दिया। अब अगर हम लोग इसको ऐसे पहनते हैं, ये एक व्हाइट ले लिया, यहाँ पर ब्लू ले लिया
और यहाँ पर मान लो ग्रीन ले लिया, ठीक है। अब अगर हम इसको पलट के पहनना चाहते हैं तो व्हाइट इधर आ जाएगा, ठीक है, और ग्रीन इधर आ जाएगा और ब्लू बीच में ही रह जाएगा, ठीक है, ब्लू बीच में ही रह जाएगा। इसको जैसे हम बोल रहे थे ऐसा है, इसको अगर हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो जो भी हो, इसीलिए इसमें क्या होता है, डिवाइडेड बाई 2 होता है। बाकी फॉर्मूला तुम लोग याद कर सकते हो, सर्कुलर परम्यूटेशन का n-1 होगा, लेकिन अगर जो है नेकलेस या गार्लैंड वाला होगा तो डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। 11 का कितना आंसर हुआ, ऑप्शन ए बी सी क्या हुआ, बी, अच्छा लिख दिया है। अच्छा अब देखो यहाँ पर बोल रहा है द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स द नंबर 75,600 हैज, ठीक है। अच्छा इसका मतलब समझो कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 75,600 का डिफरेंट फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है। तो तुम लोग को फैक्टर का मतलब पता है क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले, उससे समझते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 30, हाँ बोलो कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से करना पड़ता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2, ठीक है, तो 2 से करो कितना होगा 15। अच्छा आगे किससे कर सकते, 2 से नहीं होगा, कितना 3। अच्छा और 5 को 5 से, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू, ऐसे तो लिखते हो ना तुम लोग, फैक्टर करते हो तो ऐसे लिख सकते हो। अच्छा अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास ऐसा कितना सारा पेयर्स बनेगा जो हमें 30 देगा। जैसे देखो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 30 इंटू 1 करते हैं तो कितना आएगा 30। अच्छा अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 10, अब ये 10 कहां से आया, ये फैक्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये फैक्टर को यूज करके हम 30 लिखने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने यहां से 3 ले लिया तो बाकी बचा कितना, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ये 30 मैंने कैसे लिया, ये 30 में मैंने ये पूरा ले लिया तो इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, मतलब ये ले लो ना, मतलब 1 अलग हो गया। ऐसे करके तुम लोग बोलो कितना बार करके 30 कर सकते हो, इसमें से तोड़ तोड़ के मुझे बोलो। मतलब जैसे मैंने तुम लोग को भी समझाया, ये हो गया मेरा कितना 30, 30 इंटू 1 30 किया। नेक्स्ट मैंने कैसे दिखाया, नेक्स्ट मैंने दिखाया 3 इंटू ये तीनों, ठीक है। ऐसे करके तुम लोग मुझे बोलो कितने तरीके से तुम लोग 30 लिख सकते हो इस फैक्टर्स को यूज करके। 24 लिख लिख के देखो, लिख के लिख के देखो कितना सारा होगा। मतलब तुम लोग ऐसे लिखो जैसे हम बोल रहे हैं, मतलब नहीं समझ में आया, चलो और एक बताते हैं। अच्छा 3 इंटू 10 के अलावा ये सबसे और कैसे 30 लिख सकते हो, ये सबको यूज करके 1 2 3 4 आइटम्स को यूज करके और कैसे 30 लिखा जा सकता है, ये ही पूछ रहे हैं, बोलो। हाँ 15 इंटू 2 30, यहाँ पर ये देखो 5 इंटू 3 इसी में से करना है, कहीं और से नहीं करना है। ऐसा कितना सारा हो सकता है बोलो, और भी हो। 6 इंटू 5, 6 कैसे हुआ, 2 इंटू 3 कर दिया इंटू 5 कर दिया, ऐसे करके हो सकता है। अच्छा और क्या होगा, मुझे नहीं लगता और कुछ होगा, देखो और नहीं होगा ना, कितना सारा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। तो यहाँ पर मेरा फैक्टराइजेशन का आंसर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, कितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं 8, ठीक है। कैसे पता चला 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 8। ये फैक्टर्स थे ना, अब इससे जितना तरह से हम लोग 30 बना सकते हैं वही मेरा नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन बोले कि नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, ये भी पूछ सकता है, इसका मतलब समझाते हैं। अगर मुझे बोले कि नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स बताओ, डिफरेंट फैक्टर्स मतलब एक्सेप्ट 30, क्योंकि 30 का ही तो फैक्टर निकाला है, तो 30 के अलावा हम लोग का कितना सारा फैक्टर हो सकता है, उसको बोलते हैं डिफरेंट फैक्टर्स। बोलो कितना, 7 है ना, 8 हुआ था पहले, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 हो ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, नहीं समझ में आया। फैक्टर ये 8 है, लेकिन डिफरेंट फैक्टर मतलब एक्सेप्ट द ओरिजिनल नंबर जिसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो कितना हो गया 7, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो तुम लोग क्या बोला है यहाँ पर, क्या बोला है डिफरेंट फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, किसका 75,600 का।
तो क्या तुम लोग इस तरीके से कर पाओगे? थोड़ा मुश्किल होगा। देखो क्यों मुश्किल होगा वो भी बताते हैं। जैसे ये तो समझ में आ गया क्या निकालने के लिए बोला है। अब 75,600 का फैक्टराइजेशन करो। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितने से जा सकता है? 2 से। तो कैसे पता करोगे? कैलकुलेटर लो अपना और डिवाइड कर दो। 75,600 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 37,800। डिवाइड करने से ही तो मिलेगा ना। अगर ओरली नहीं कर पा रहे हो तो कैलकुलेटर पे करो, ओरली करना चाहते हो ओरली कर लो। डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 18,900 डिवाइडेड बाई, फिर से 2 से जाएगा। जब तक 2 से जाएगा 2 नहीं होगा तो आगे का देखेंगे। ये भी 2 से जाएगा शायद, हाँ 4725। अब ये कितने से जाना चाहिए? 2 से नहीं जाएगा। पीछे 5 होने से 2 से जाएगा नहीं। किससे जा सकता है? 5 से तो जाएगा लेकिन उससे छोटा कुछ देख लो। 3, अगर 3 से जाएगा नहीं जाता है तो 5 पे ट्राई करेंगे। 1575। फैक्टराइजेशन का मतलब ही है हमें सबसे स्मॉलेस्ट वाले को लेके करना है। छोटो गुलो आगे नेबो যদি না হয় তখন 5 যাবো। এরপর আবার 3 525। अच्छा अब भी 3 से जाएगा। हाँ जा रहा है 175 आरो जाबे ना। 4 से तो नहीं जाएगा। अब हम लोग 5 लेंगे। 5 का कितना होगा? 35। फिर से 5 7 और 7 को 1 से। अच्छा अब अगर हम लोग लिख भी लेते हैं जैसे मैंने तुम लोग को सिखाया कि लिखो ऐसे 75,600 इक्वल टू कितना होगा? 2 कितना बार है? 1 2 3 4 और 3 कितना बार हुआ है हम लोग का? 1 2 3 3 टाइम्स। अच्छा 3 टाइम्स। अच्छा और 5 2 टाइम्स 7 इंटू 1। 5 2 टाइम्स और 7 इंटू 1। अब इतना सारा जो डिजिट्स बन गया, अब तुम लोग कैसे ढूंढने बैठोगे? क्या ये पॉसिबल होगा? मतलब काफी मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसका एक ऑल्टरनेट तरीका है। ठीक है क्या तरीका है? पहले तो इसको तुम लोग ऐसे लिखो 2 टू दी पावर क्या लिख सकते हो? 4। 3 को क्या लिखोगे? 3। 3 है तो 3 लिखोगे। 5 टू दी पावर 2 और 7 टू दी पावर 1 और 1 टू दी पावर 1 लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है 7 टू दी पावर 1 हो गया। अच्छा अब हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। उसके बाद डिफरेंट फैक्टर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है कैसे पता करोगे? हम फॉर्मूला बताते कैसे करना है। 4 प्लस 1 करना है मतलब ये पावर प्लस 1 बता देंगे लॉजिक। अभी लिखो 3 प्लस 1 करना है, 2 प्लस 1 करना है और यहाँ पर 1 प्लस 1 करना है। ये सब मल्टीप्लीकेशन होगा। तो बोलो कितना आ रहा है? 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 1 2। तो मल्टीप्लाई करने से कितना आंसर आ गया? 120। ठीक है ये तो तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा कि अचानक से प्लस प्लस क्यों कर दिया हम लोगों ने। ठीक है तो यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखो अब ये चीज सही है। ये तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हुआ, आंसर तो हुआ नहीं। नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स बोला है। बोलो क्या होगा? एक माइनस हो जाएगा। 120 माइनस कितना करेंगे? 1। ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा? 119। ये लॉजिक तो समझ में आया क्यों 1 माइनस किया, वो मैंने वहां पर समझाया था। अब ये फॉर्मूला समझाएंगे। अब फॉर्मूला क्यों लगाया वो भी समझ में आया होगा क्योंकि इतना बड़ा डेटा जो है इससे क्या तुम लोग बैठ के चेक कर सकते हो 75,600 कैसे आएगा? वो तो 30 छोटा सा डेटा था तो कर लिया हम लोगों ने। तो क्या ये चीज हम लोग का जो 30 है उस पर भी एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये लिख लियो तो हम बताते हैं। देखो अगर ये कंप्लीट कर लियो तो मुझे बोलो, हम बताते हैं प्रूफ करके। बोलबो देखो यहाँ पर हम लोग ये 2 टू दी पावर कितना लिख सकते? कुछ नहीं है तो 1। 3 टू दी पावर कितना लिखेंगे? 1। फैक्टर में जैसे पावर अभी दिया था वैसे ही दे रहा है। 5 टू दी पावर कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब पावर को क्या करना पड़ेगा? अभी देखो लिखा है मैंने, देखते प्लस 1 करना पड़ेगा। तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 कितना होगा? 8 हो रहा है। 2 2 2 कितना हो गया? 8। नंबर ऑफ फैक्टर्स डिफरेंट फैक्टर्स 7। तो ये तो प्रूफ हुआ कि हाँ फॉर्मूला काम करता है। ये तो एक फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला क्यों निकाला गया है? ताकि हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सके। ठीक है तो ये फॉर्मूला का लॉजिक तो समझ में आया। अगर ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है तो यहाँ भी हम लोगों ने किया है तो सही आंसर आया होगा, गलत तो नहीं आया। ठीक है अब यहाँ पर
इसको लिखवा देते हैं कि क्या क्या हमें करना पड़ेगा ऐसा क्वेश्चन आने से, ठीक है। एक बार लिखवा देते हैं, समझ में आया कैसे करके सॉल्व करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, पूरा तो नहीं कर सकते, अगर छोटा सा डेटा आया तो कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर पाओगे तो ऐसा करना है। तो यहाँ पर लिख लो कैसे करके किया हम लोगों ने। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए नंबर, फैक्टर ऑफ ए नंबर इन, इन मतलब नंबर बोल रहा है, जैसे 75 600 था और मैंने 30 का एग्जांपल लिया। रेफर्स टू ऑल द नंबर्स which divided by n completely, है ना। जो नंबर जिसका भी हम लोग फैक्टर निकालना चाहते हैं, फैक्टर वही सारा नंबर होगा जो उस नंबर को फुल्ली डिवाइड करेगा। तभी तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन सा फुल्ली डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने 2 के बाद 3 ही लगाया, फिर उसके बाद 5 लगाया, क्यों? क्योंकि 5 से ही फुल्ली डिविजिबल था। कुछ पॉइंट हमें नहीं करना है, उसी को फैक्टराइजेशन बोला जाता है कि फुल्ली डिवाइड होगा ऐसा डेटा ले लो, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, तो 2 से हम लोगों ने स्टार्ट किया, 2 3 जैसा हो रहा है उस हिसाब से। फिर स्टेप 1 में लिखो express the number in the form of n equal to p to the power a, q to the power b, r to the power c, where p, q and r are the prime factors of the number, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसको, उस नंबर को, कैसे फॉर्म में, नंबर इक्वल टू p टू दी पावर a, q टू दी पावर b, r टू दी पावर c। ये क्या है, ये किया तो अभी ये देखो हम लोगों ने क्या किया, 75,600 को नहीं किया, 2 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 2, 7 टू दी पावर 1, या फिर हम लोगों ने 30 को नहीं किया, 2 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर नंबर, ये 30 इक्वल टू ही तो हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। तो वही चीज बोला है, यहाँ जस्ट स्टेप लिखवा दिया कि नॉर्मल क्या होता है कि हम लोग उस नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे जहां पर पी क्यू आर क्या है, वो फैक्टर्स है जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर। और लास्ट स्टेप हमें कैसे कैलकुलेट करना है, फिर हम लोग क्या करेंगे स्टेप 2 में, यूज द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा जिसके बिना हम लोग जो बिगर अमाउंट है उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर का ऐड हो जाएगा। पावर में मैंने ए रखा है तो a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 एंड सो ऑन चलेगा। अगर कुछ और भी पावर होगा तो वो भी होगा। लास्ट में तो हम लोगों ने वही किया ना, क्या किया, पावर को ऐड, 4+1 3+1 2+1 1+1। बोलो समझ में आया, ठीक है। ये लिखवा इसीलिए दिया कि याद रह जाएगा, बाकी नहीं लिखवाते तो भी चलेगा। 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने, एक क्वेश्चन कर लिया, एक तो एग्जाम्पल से कर लिया। तो पहले रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेते हैं।